नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सुई सून पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुनामी की तीव्र लहर हमारे देश से होकर गुजरी है और तीसरी लहर का भी ऐसा आंकलन लगाया जा रहा है कि आ सकती है। डेल्टा वेरिएंट की बातचीत चल रही है और संक्रमण के इस दौर पे हमारी एक छोटी सी मुहिम है, छोटी सी कोशिश है कि देश दुनिया से, हमारे लीगल जगत से जाने माने चेहरे आप तक लेकर आएँ, उनसे आपको अवगत कराएँ, उनकी जीवन गाथा उनसे डिस्कस करें और जो उनकी सकारात्मकता है इस नेगेटिव दौर में, उससे हम भी कुछ सीख सकें। इसी श्रृंखला से जुड़े आज हमसे एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं, जो कि जिनका मुझे लगता नहीं कि मुझे इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता है, लेकिन जैसा कि औपचारिकता है और हमारी मेहमान नवाजी की जो परंपरा है, उसके चलते पहले तो मैं श्री भरत सुखचा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। भरत साहब, बहुत बहुत स्वागत। आपने हमें अपना बहुमूल्य वक्त दिया और थोड़ा सा जो हमारे सवाल जवाब की श्रृंखला होती है, उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उन लोगों के लिए दे दूँ जो कानून के दायरे में नहीं है, या जो बच्चे या जो लोग हमें जो नॉन लीगल फ्रेटर्निटी से आते हैं, कि भरत साहब बतौर जज रह चुके हैं दिल्ली जुडिशरी में। उसके बाद भरत साहब एक पार्टनर भी रह चुके हैं इंडिया की बहुचर्चित फर्म लूथर एंड लूथरा में। और हाल फिलहाल में ही भरत साहब ने इंडिपेंडेंट काउंसिल की अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है, जिसका मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बधाई भी देता हूं, क्योंकि मुझे पता है किसी भी वकील के जीवन में ये एक बहुत बड़ा एक स्टेप होता है। तो सवाल जवाब की ये जो परंपरा है हमारी, भरत साहब, इसको शुरू करने से पहले हमारा एक मौलिक सवाल रहता है हमारे सभी अतिथियों से कि अपने ज़रा शुरुआती जीवन के बारे में, शुरुआती पढ़ाई के बारे में बताएं, और वो कौन कौन से पल रहे आपके जीवन में जहाँ आपको ये प्रेरणा मिली कि आपको वकील बनना चाहिए और वकालत करनी चाहिए। थैंक यू जयद फॉर दैट वेरी काइंड इंट्रोडक्शन। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, बट आई विल ट्राई टू शेयर द लिटिल दैट आई हैव गैदर्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, क्योंकि प्रोफेशन को बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने का मौका मिला है मुझे, जी। एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ क्लर्क, एज अ जज, एज अ इंडिपेंडेंट लॉयर, somebody who worked in a law firm, somebody who's trained judges who young judges at the academy, some people who want to be judges. So बहुत सारे perspectives मुझे मिले हैं। मेरी मदर मुझे कहती है, you're the jack of all and you can't जी। decide for once what you really want to be in life. But इतने सारे पर्सपेक्टिव से प्रोफेशन को देखने की वजह से एक कुछ कुछ इंसाइट्स मैंने गैदर किए हैं, तो जो कि मैं शेयर करूंगा। बट पहला जो आपका क्वेश्चन था जर्नी का तो फादर साहब लॉयर थे। जी। बड़ी उन्होंने एक स्ट्रगल की जिंदगी खुद भी जी। वो लॉयर बड़ी लेट बने अपनी लाइफ में। आई थिंक लेट 40s में उन्होंने लॉ अपनी कंप्लीट की। उससे पहले तो जिंदगी की जद्दोजहद में लगे रहे। माय फादर्स फैमिली वाज अ रेफ्यूजी हु केम टू इंडिया। माय फादर वाज 2 years old एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। तो 6-7 उनके यंग भाई बहन भी थे, मदर थी। फादर जो थे उनके सेपरेट हो चुके थे मदर से, तो वो ही इज द पर्सन वाज रनिंग द हाउस होल्ड। तो वो बड़ी ऑड जॉब्स उन्होंने करी, कभी कन्वेंशनल एजुकेशन उनको भी मिली नहीं। स्कूल के बाद मंडी में भी काम किया, नींबू भी जी। बेचे, सारी चीजें उन्होंने की। तो किसी तरीके से वो कर करा के अपने 40s में कोर्ट में आ गए। और कोर्ट में आने का जो उनका मोटिवेशन था, बिकॉज उनका मोटिवेशन मेरे मोटिवेशन से बड़ा जुड़ा हुआ है, तो वो जी। थोड़ा सा जरूरी मुझे लग रहा है। तो वो कोर्ट्स में 40s में क्यों आए? क्योंकि उन्होंने बड़ा इनजस्टिस अपनी जिंदगी में खुद देखा। जब वो आए थे पार्टीशन के समय दिल्ली में, तो घंटा घर एक है ओल्ड दिल्ली में, वहां पे उनको मकान मिला। आई थिंक सेटलमेंट के लिए मिलता होगा सरकार से। तो उस मकान पे किसी ने कब्जा कर लिया। मेरे फादर को, उनके परिवार को वहां से निकाल दिया गया। उन्होंने एक सिविल सूट डाला 30,000 में। तो वो जो सिविल सूट था वो डिसमिस इन डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि जो वकील साहब थे वो काफी डेट्स पर नहीं आए और ना उनको बताया कि तारीख लग रही है कोर्ट में। तो फादर को तो पता ही नहीं था कि कोर्ट में जाना होता है हर डेट पे। जी। वकील पर ही डिपेंडेंट थे सब इन्फॉर्मेशन के लिए। तो वो उनका सूट जो है डिसमिसल इन डिफॉल्ट हो गया, सूट फॉर पोजेशन, और उनके सर पे छत नहीं रही। किसी तरह से संघर्ष किया। तो वो शुरू से ना बड़े वो थे कि कानून जानना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू बी armed with the knowledge of how the world works, in order to be able to realize your rights and not be oppressed. और खासकर जो लोग वल्नरेबल सेक्शन से हैं या सोशल कैपिटल नहीं है या हाशिए पे हैं, तो उनके लिए तो लॉ जानना और ज्यादा जरूरी है, बहुत एम्पावरिंग होता है। तो वो जी। उन्होंने कहा कि मैं भी लॉ पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि जैसे अपने साथ तो इनजस्टिस ना हो, जितने लोगों को मैं उससे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ अपनी लीगल नॉलेज का इस्तेमाल करके, वो मैं करूंगा। तो वो लॉ सबसे पहले उन्होंने मन बनाया, फिर वो एक टाइपिस्ट की तरह उन्होंने शुरुआत करी 30,000 में। उन्होंने जी। स्टेट बैंक देखा होगा 30,000 में, वहां पे सीट्स बनी हुई है टिन शेड्स जी। में, तो वहां जी। से वो एज अ टाइपिस्ट उन्होंने शुरुआत की, नोटराइज करना चीजें, एफिडेविट टाइप करना। और फिर इवनिंग में उन्होंने लॉ ज्वाइन कर लिया। 40s में ही कर पाए, बिकॉज उससे पहले तो घर चलाने में ही इतने बिजी थे, भाई बहन छोटे थे, उनकी पढ़ाई, शादियां, सारी चीजें।
तो फादर का उस समय ये वो था कि मैंने शुरुआत करी है यहाँ से, तो मेरा बेटा जो है वो भी 30,000 से शुरुआत करे, बट एज अ जज करे, क्योंकि मैंने यहाँ से शुरुआत करी, मेरा पहला दिन ही एज अ टाइपिस्ट था, तो उनका एक जी सेंटिमेंटल कनेक्ट था। फिर जब उन्होंने वकालत कर ली तो भी वो वकालत में बड़े कभी कमर्शियल लॉयर नहीं रहे। हिज प्रैक्टिस हैड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सोशल जस्टिस एस्पेक्ट टू इट। मीन वो इस तरह के वकील थे कि क्लाइंट आया है, अगर उसके पास खाने को नहीं है तो अपना लंच उसको दे दिया, खुद नहीं खाया लंच, या आधा ही लंच खाया, और फ्री में ही 60-70% मैटर्स तो फ्री में ही किया करते थे। तो मैंने भी उनके साथ कोर्ट जाना बड़ी जल्दी शुरू कर दिया। कोर्ट कोर्ट जाना इसलिए शुरू कर दिया कि जब मैं 6 साल का था तो फादर साहब को एक पैरालिसिस ब्रेन हैमरेज हो गया, तो काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको रहे। छोटा सा उनका ऑफिस था, ऐसा नहीं था कि बहुत जूनियर्स थे, स्टाफ था, ऑलमोस्ट लाइक अ वन मैन आर्मी। तो मैंने कोर्ट जाना शुरू कर दिया अपने बहुत वेरी अर्ली ऑन इन लाइफ। मतलब मुझे याद है कि मैं 6-7-8 साल में भी कोर्ट जाता था उनके साथ, 30,000 में ऑल दीज मंकीज कम इन द इवनिंग। आई स्टिल जी हैव जी दैट मेमोरी बड़ा ऑफ द इनफेमस है मंकीज तीसारी और इन द बंदरों के लिए भी जी जी इट्स लाइक द प्लैनेट ऑफ द एप्स इन द इवनिंग। तो मुझे याद है उनके जी साथ लंच शेयर करना, उठा के ले जाते थे कई बार हमारा लंच। जी तो वो सारी मेमोरीज हैं। घर में भी लॉ को देखा, तो शुरू से ही अच्छा लगता था लॉ के साथ एंगेज करना। मुझे मुझे बड़ा वो लगता था कि यार दिस इज हाउ द वर्ल्ड रियली वर्क्स। मतलब हर चीज की चाबी है यहाँ पे लॉ में, जी राइट्स में, ड्यूटीज में, सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं। एंड ऑल्सो जो पावरलेसनेस आप देख लेते हो ना अर्ली ऑन इन लाइफ, तो आपको लगता है यार आई शुड मैटर, आई शुड हैव एटलीस्ट हैव वॉइस, इफ नॉट फॉर अदर पीपल माई सेल्फ, एंड देन ऑफ कोर्स फॉर अदर पीपल। मैं उन लोगों की भी आवाज बनूं, अपनी भी बनूं, एंड आई नीड टू मैटर, आई एम देयर। तो उससे भी बड़ी शुरुआत हुई। चारों तरफ हम लीगल एडवाइजरी सारा दिन देखते थे। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। 13-14 साल का जब मैं था, तब थोड़ी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई फादर साहब की। तो उस समय मैं आई हैड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। तो 8th के बाद मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, ऑल्दो आई वाज अ डिसेंट स्टूडेंट। तो एट, और मैंने ही डिसीजन लिया खुद। आई थॉट दैट स्कूल इज अ लग्जरी माय फैमिली कैन नॉट अफोर्ड एट द मोमेंट। जी एंड आई हैड एन एल्डर सिस्टर, वो तो जा ही रही थी स्कूल, तो मैंने सोचा कि हम दोनों में से एक ही जा सकता है, तो वो चली जाए तो बेटर है। मैं तो कैसे भी पढ़ लूंगा। तो 8th में अपने आप खुद ही नाम हटवाया स्कूल से, ओपन स्कूल का फॉर्म भर दिया कि 10th जो है अब हम ओपन से करेंगे, 9th भी नहीं करनी पड़ेगी, किसी ने मुझे बता दिया था कि आप जंप कर जी सकते 1 साल। तो शुरू से ही मैं जल्दी में था। तो जी 8th कर ली, उसके बाद 10th कर ली ओपन से, 9th जंप कर लिया। खुद ही पढ़ा, खुद ही दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी होती है पुरानी दिल्ली में, वहाँ की मेंबरशिप ले ली। 2 रुपए की मेंबरशिप होती थी, 1 साल की या 2 साल की, 50 पैसे की इनफैक्ट, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। तो मेंबरशिप ली, वहां पढ़ा, क्योंकि किताबें तो इतनी नहीं कर सकते थे अफोर्ड। साथ के साथ मैंने काम करना शुरू कर दिया, एफिडेविट बनाए, अपने पड़ोस में लोगों के वेबसाइट्स डिजाइन करने शुरू कर दिए, क्योंकि कंप्यूटर का शुरू से शौक था। पड़ोस में कोई टेलर है, कोई छोटा बिजनेस है, उसको बोला वेबसाइट बनाइए अपनी, यू विल बी एबल टू रीच आउट टू अ वाइडर ऑडियंस, जी दिस इज गुड फॉर योर बिजनेस। उनकी वेबसाइट बना दी फ्री में, कुछ पैसे उधर से कमा लिए। कभी किसी का कंप्यूटर असेंबल कर दिया, कंप्यूटर्स का बड़ा शौक था, पार्ट्स लाके असेंबल्ड कंप्यूटर्स का बड़ा जमाना हुआ करता था उस टाइम पे। जी जी पेंटियम 3, रैम इधर से ली, इधर से मदरबोर्ड लिया, कंपाइल करके उनको दे दिया। बच्चों को सिखाना फोटोशॉप, पेज मेकर, वो सब चीजें शुरू हो गई 14-15 साल की उम्र में। फिर 11th भी नहीं करी, 10th के बाद 12th कर ली, फिर ओपन से ही 1,000 रुपए साल की फीस होती थी, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव था। I'm not trying to say that conventional education is not needed, it has या its फिर own 10 या benefits, 11 आप but आराम से स्किप कर सकते हैं मतलब वो भी संदेशनीय है, अगर कर सकते हैं कीजिए, नहीं कर सकते ओपन स्कूल की भी सुविधा उपलब्ध है हमारे देश में, तो अच्छी बात है जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब लगता तो था कि सीवी पे कैसा दिखेगा, अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए आगे दरवाजे बंद तो नहीं हो जाएंगे, बिकॉज होता तो जी ड्रॉप आउट्स के लिए ही है, जो लोग किसी तरीके से एक डिग्री लेना चाहते हैं। पढ़ाई तो जी रिगरस है नहीं, क्लासेस होती नहीं है, आपको खुद ही पढ़ना है। तो ये तो दिमाग में था ही। बट कहीं ना उस टाइम इट वाज ऑलमोस्ट लाइक सर्वाइवल। इट वाज नॉट अ रियल ऑप्शन। अब ना ही आई डेंट वांट माय पेरेंट्स टू स्पेंड, और स्पेंड करने के पैसे भी नहीं थे। आई आल्सो वांटेड टू कंट्रीब्यूट फाइनेंशियली टू माय हाउस होल्ड, और एक इंडिपेंडेंट होने की उसी एज से ना बड़ा एक वो था। एज चर्चिल सेड, यू शुड नॉट अलाउ a perfectly good crisis to go to waste. So जो जी crisis था फाइनेंशियल, उसको मैंने सोचा लेट्स टर्न इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ऑब्वियसली अब हाइंडसाइट में मैं देखता हूँ तो आप अपने अपने रोल को एग्जैजरेट करते हैं, बट उस क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी थी, उस सेटबैक में अपॉर्चुनिटी थी लॉ को करीबी से जानने की, एक दुनिया को देखने की, और एक हसल जो होता है ना उसको एक्सपीरियंस करने की। तो वो बड़ा वो मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर लॉ तो अब रेगुलरली करना होता है,
तो अब जी 16.5 आई थिंक 17 साल में हो गई 12th। उसके बाद क्वेश्चन था लॉ स्कूल का। तो फिर जामिया में मैंने फॉर्म भरा, प्राइमरीली टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, जामिया में फॉर्म भरने का रीजन ये था कि फीस बहुत ही कम थी। मतलब जी 2 साल, 1 साल की फीस आई थिंक 1500 या 2000 होती होगी उस समय, जबकि नेशनल लॉ स्कूल्स और बाकियों की तो दिस वाज वेरी वेरी हाई फीस। जी तो एक ये भी रीजन था। जामिया जाने का एक रीजन और था कि ओपन स्कूल का रिजल्ट बड़ा लेट आता है, तो तब तक बाकी फॉर्म निकल चुके होते हैं, तो मैं साल अपना जाया नहीं करना चाहता था, तो जामिया में एडमिशन लिया। तो ये लॉ करने के, टू कम बैक टू योर क्वेश्चन, मैं ना मियांडर कर जाता हूँ थोड़ा, आपको यू विल हैव टू सॉर्ट ऑफ नहीं नहीं रेन मी आप इन। जी करें तो लॉ लॉ करने का ये मोटिवेशन था, फादर को देखा अपनी लाइफ में, वो स्ट्रगल देखा। दूसरा, आर्ग्यू करना, एनालाइज करना चीजों को, एक स्टेप पीछे लेके ऑब्जेक्टिवली एन आर्ग्यूमेंटेशन, इन सब चीजों का शौक था। लैंग्वेज से प्यार था, जी टू बी एबल टू आर्टिकुलेट अ थिंग कंसाइसली इन अ पर्सुएसिव मैनर, की आवाज बने अपनी ही नहीं बाकियों की भी, पॉलिसी में हमारा एक रोल हो, लॉ मेकिंग में रोल हो। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट था मेरे लॉ को चूज करने में। ऑफ कोर्स उसके बाद एक सवाल आता था वकील या जज, और वो दैट आल्सो, यू वांट मी टू जस्ट जस्ट उस पे भी स्पेंड सम जाएंगे टाइम। क्योंकि जी क्योंकि जब हाँ मैं जी। आपकी जामिया की जो यात्रा है उस पर डिस्कस करूंगा, पर जी दो जी तीन चीज़ें जो आपने बड़ी अहम जो बताई और जी दर्शकों तक साझा भी करना चाहूँगा कि कैसे फादर साहब का शुरू में आपको जो एक हेल्थ चैलेंजेस आते हैं किसी भी परिवार के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी देखा गया है और हम लोग के समाज में खासकर कि शुरू में जो इंसान, अगर हमारी फैमिली सेटअप हम देखें तो आदमी को ब्रेड विनर नॉर्मली कहा जाता था। धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण हमारे देश में हुआ है, औरतें भी अब फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करती हैं अपने घर परिवारों में, लेकिन ऐसी जब चुनौतियाँ किसी भी परिवार को जिसका सामना करना पड़े, बच्चे यंग हो तो बहुत मेहनत डबल हो जाती है उस परिवार की। और आपने जैसा कि बताया आपने मेहनत की, आपको ओपन स्कूल करना पड़ा क्योंकि बहन और अपनी पढ़ाई में जो निर्णय लेना है कि किसको बलिदान देना होगा, यह भी अपने आप में समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात आपने बताई। साथ ही जो एक अच्छी बात रखी है जो मैं दर्शकों तक भी रखना चाहता हूँ कि जो ओपन स्कूल की एजुकेशन है, कोई भी हो, एजुकेशन का जो सम्मान है, जो इसका एक जो रास्ता है वो आपके लिए और रास्ते खोलता है। तो चाहे आप ओपन स्कूल में पढ़ाई करें, चाहे आप रेगुलर स्कूल में पढ़ाई करें, पढ़ाई पढ़ाई होती है, उसका सम्मान करना चाहिए क्योंकि रास्ते खोलती है जो विद्या जो होती है। और एक आपने बंदरों की बड़ी अच्छी बात की थी सारी में, क्योंकि मैंने भी कुछ वक्त वहाँ पे निकाला बतौर जूनियर वकील, और अभी भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वकालत अगर आप कर रहे हैं तो आप स्पेशली क्रिमिनल जो फौजदारी वकालत होती है हमारी, ट्रायल तो आप नहीं छोड़ सकते। तो बंदरों का जो उपद्रव है वहाँ पे वाकई वो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि मैंने अपने सामने भी देखा है। एक बार शाम की बात है, क्योंकि आप तो मजिस्ट्रेट हैं, आप भी इस बात से पुष्टि कर पाएंगे कि जब 4 बजे के बाद नॉर्मली कोर्ट के गलियारे खाली हो जाते हैं, और लेकिन जब भी जो स्टाफ होते हैं वो कभी जजेस की फाइल को आर्काइव करने जा रहे हैं या प्लेस करने जा रहे हैं, तो एक मैडम जा रही थी, उनकी चुन्नी भी झपट ली और उनकी फाइलों पे भी हाथ मारा, और कुछ पन्ने भी लेके वो भाग रहे थे बेचारी, बड़ी मुश्किल से वो इकट्ठा कर पाई। और जो लिटिगेंट्स होते हैं, क्योंकि चाय समोसे की एक पुरानी जो हमारी प्रक्रिया है, तीसारी कोर्ट में तो मिल जाते हैं चाय समोसे आपको तश्तरी में परोसे आते हैं बाकायदा, क्योंकि वहीं पे लोग होते हैं वेंडर जो हमारे होते हैं, तो वो भी कई बार बंदर लेके भाग जाते हैं आज की तारीख में। लेकिन मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को या लिटिगेंट्स को, फ्यूचर लिटिगेंट्स को, कि घबराए नहीं, तीसारी जाने से जाले लग चुके हैं ऊपर, तो अब बंदरों का थोड़ा सा उपद्रव कम हो गया है। तो उसका एक और रीजन है जयंत, जी अब ना फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जो लंगूर होते हैं वो हाँ भी जी पे रोल्स पे रहे हैं गवर्नमेंट के, हाँ जी क्योंकि जी अब लंगूरों से बंदर डरते हैं, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है बकायदा, वो लंगूर जो राउंड्स पे निकलता है शाम को उसको जी प्रॉपर कैजुअल लीव मिलती है। जी तो जी सारी चीजें हैं उसकी, तो उस वजह से भी काफी चीजें अब कंट्रोल में आ गई हैं फॉर्चुनेटली। जी अब बंदर और लंगूर की बात हो ही रही है, तो एक थोड़ा सा तंज मैं अपने आप पे कस देता हूँ, क्योंकि जब मैं वकालत कर रहा था और मैं अपने मामा जी के साथ उस वक्त रहता था, तो वो मुझसे हमेशा कहते थे कि तुम चश्मा तो तुम्हें आँख की कमजोरी की वजह से लग गया, लेकिन चश्मा लगा के अगर तुम्हारी ये खुशफहमी है कि तुम समझदार लगते हो तो ऐसा नहीं है। और उन्होंने मेरे पे एक शेर कसा, और वो कुछ इस तरीके से था कि चश्म पे चश्मा चढ़ाया, चश्मा मतलब आँख, कि चश्म पे चश्मा चढ़ाया ताकि सूझे दूर की, अक्ल से पैदल हुए सूरत हुई लंगूर की। तो वो मुझे यही कहते थे। और जब आपने अभी लंगूर और बंदरों का जिक्र किया कि किस तरीके से लंगूर भी पेरोल में है, तो हम कहीं ना कहीं हम भी अपने क्लाइंट्स के लिए कई बार करतब करते हैं, एक्रोबैटिक्स करते हैं, कोर्ट में भागना पड़ता है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू दी अदर। तो कहीं ना कहीं हम भी मतलब कहते हैं ना होमोसेपियंस है, तो जो ट्रेडिशनली तो आदमी पहले बंदर ही था क्या कहा जाता है, सही आगे आगे बढ़े। इसके बाद आते हैं आपकी जामिया की यात्रा पे। आपने बताया कि एक फ़ीस बहुत बड़ी कंसिडरेशन थी उस वक्त, और लेकिन उसके अलावा भी जामिया हमारी एक पुरानी और बहुत प्रसिद्ध सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में से उसकी गिनती होती है, और आपने वहाँ पे अपने पहले कदम रखे एक फॉर्मल लीगल एजुकेशन की तरफ। तो वो 5 साल आपके लिए कैसे रहे? एक तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कितना संघर्षपूर्ण रहा वो लॉ स्कूल का दौर,
और साथ ही जो एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं, इंटर्नशिप्स हैं, मूड कोर्ट्स हो गए, पब्लिकेशंस हो गई, बाकी भी कई एक्टिविटी आजकल आ गई। मैंने सुना है कि MUN जो ये मॉडल यूनाइटेड नेशंस होता है, आजकल बच्चे काफ़ी कर रहे हैं स्कूल में। तो इसको लेके मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे यंग दर्शकों को? खासकर दो मेरे इसमें पहलू और हैं। एक कि बच्चे जब आपके पास भी आते होंगे इंटर्नशिप करने या जॉब लेने, तो आप देखते होंगे कि बहुत सारी इन्होंने इंटर्नशिप्स की हुई हैं, बहुत सारा उनका CV आजकल अचीवमेंट से भरा हुआ रहता है, लेकिन स्ट्रेस बहुत होता है बच्चों के ऊपर, स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं। और कहीं ना कहीं हम सब पढ़ रहे हैं आजकल मेंटल हेल्थ को लेके। अभी हाल फिलहाल में ओलंपिक्स में हमने देखा, उससे पहले मेरे ख्याल से विंबलडन में हमने देखा, फ्रेंच ओपन में भी देखा कि कई बार एथलीट्स विड्रॉ कर ले रहे हैं कि भाई अब हम इतनी मीडिया क्लियर में, हम पे इतना प्रेशर है। तो ये जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, कैसे हैंडल करें? और ये दृष्टिकोण मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, जब क्योंकि हम अभी आपकी जीवन यात्रा को डिस्कस कर रहे हैं। एज अ यंग स्टूडेंट, हाउ वर यू यूज टू मैनेज स्ट्रेस एंड आई विल नॉट से मेंटल हेल्थ इशू, बट स्ट्रेस। और जो ये बच्चे अब आपसे मेंटरशिप चाहते हैं, आपसे गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए आपकी मैं राय जानना चाहता हूँ। Great question, Jayant. Jamia ka time, to of course, as you said, it's a great institution, but the values and the tradition and the ethos of the institution is remarkable. काफी अच्छे 5 साल वहाँ निकले. Uh, ये जो इंस्टीट्यूशन की कमिटमेंट है इंक्लूसिवनेस की, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ कल्चर्स एंड आइडियाज, इट्स वेरी रिमार्केबल. इट्स अ ब्यूटीफुल एंड conducive environment to learn. Then that was very good. On the academic side, I must confess कि मैंने I've mooted a lot in law school. I've written a lot, but internships कोई मैंने खास ज्यादा की नहीं. And that was for a number of reasons. फर्स्ट रीजन तो ये था कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी भी नहीं. Because I mean, I remember writing to many law firms, many senior counsels, wanting an internship, but I didn't get those opportunities. That may be for a number of reasons. Maybe I wasn't ready, my application was not strong enough, or I didn't want it strong enough. कोई social capital भी नहीं था इतना कि somebody would जी make a call to X or Y chamber और मिल जाएगी opportunity. जी Um, the hard reality was that a non-national law school in at that point, there were a certain number of setbacks. मतलब वो level playing field तो नहीं थी, और मे बी आज भी नहीं है in that sense, right? But again, उसको भी stride में लिया. क्योंकि अगर फॉर्मल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे हैं, मेंटोर्स नहीं है, देन आई ट्राइड डूइंग एज मच वर्क एज आई कुड ऑन माय ओन. जी पढ़ाई का शौक था, तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ में क्लियर होना, उनके बारे में लिख पाना, कानून की कोई पेचीदा इशू को समझा पाना, टीचर्स के सामने, कोर्ट्स के सामने, तो उसका बड़ा शौक था. मैं लीगल एड के उसमें बड़ा एक्टिव रहा फर्स्ट ईयर से ही, जी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने वकालत करनी है. एट द एंड ऑफ द डे आई हैव टू बी इन कोर्ट, और मुझे खुद करनी है. शुरू से ही मतलब बड़ा एक वो था इंडिपेंडेंस का. एक मेंटोर अच्छा होना, एक सीनियर अच्छा होना, एक चेंबर अच्छा होना, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है. जी बिकॉज लॉ में बहुत सारी चीजें आप ऑस्मोसिस से सीखते हैं, सामने अपने सीनियर को करते हुए देख के. बट उस समय मेरे यूथफुल एक्सुबरेंस में और द एरोगेंस ऑफ यूथ, आई थॉट आई कुड डू एवरीथिंग ऑन माई ओन. एंड सो आई केप्ट स्टडिंग माई लॉ. मैंने लीगल एड के मूवमेंट्स में एक लीगल एड हेल्पलाइन खोल ली, लॉ स्टूडेंट्स कलेक्टिव नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी अपने लाइक माइंडेड कॉलीग्स के साथ, कि हम लीगल एड टू द लास्ट मैन, टू द लास्ट वुमन लेके जाएंगे. तो कैंप्स ऑर्गेनाइज करते थे हम, DLSA के साथ भी काम करते थे, लीगल हेल्पलाइंस बना लिए, लिटरेचर छापना शुरू किया कि लॉ को हम सिंप्लीफाई करेंगे, आपको बिल जी बनानी है ऐसे बनाएंगे, आपको प्रॉपर्टी का कोई मैटर है ऐसे आपका सॉल्व हो सकता है, मैट्रिमोनियल रेमेडीज ये हैं, चेक बाउंस होता है तो ये है, ये इनके हमने फ्लायर्स बना के डिस्ट्रीब्यूट करने शुरू करे अपने पर्सनल एक्सपेंस पे. तो थोड़ा सा सपोर्ट भी मिला फ्रॉम द इंस्टीट्यूशंस. तो वहां से एक बहुत ही रेगुलर ना एंगेजमेंट शुरू हो गया लिटिगेंट के साथ, लोगों के साथ. प्रॉब्लम किसी की कोई होती थी लॉ, तो उसको पता था मुझे यहाँ जाना है. ये एक जी यंग लॉ स्टूडेंट ही है बेशक, बट इसको थोड़ा सा तजुर्बा है कोर्ट्स का, और हार्ड वर्किंग बच्चे हैं ये. इनको लॉ पढ़, अगर नहीं आता तो पढ़ के बता देते हैं सोल्यूशन, नहीं तो नॉर्मली इनको चीजें पता होती हैं और आगे लीगल एड में भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं. तो एक कनेक्ट बन गया लोगों से, लोग आने लगे कि हमारी ये लीगल प्रॉब्लम है, हमारी ये लीगल प्रॉब्लम है, वो हम सॉल्व करते थे. जहां कोर्ट में अगर किसी लॉयर को ब्रीफ करना होता था, तो आगे लॉयर्स को ब्रीफ कर देते थे. तो मैंने इंटर्नशिप वाला रूट नहीं चुना, इस तरह से लॉ से एंगेजमेंट अपनी मैंने चूज करी. जी तो वो 4-5 साल चलता रहा, काफी सीखने को मिला. ऑब्वियसली लॉ के बारे में जब आप लिखते हो, आई मीन हैंड्स ऑन आप लॉ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, नॉट जस्ट इन द बुक्स. एवरी डे आफ्टर लॉ स्कूल यू आर मीटिंग पीपल एंड डिस्कसिंग देयर लीगल प्रॉब्लम्स. तो उसका उसका एक अपना इंपॉर्टेंस था. तो वो मैंने किया.
हाइंडसाइट में अब अगर कोई मुझसे पूछे कि वुड यू गो बैक इन टाइम एंड डू मोर इंटर्नशिप्स, मे बी यस. I did a grand total of one internship in my 5 years जी with Mr. Tulsi, जी extraordinary senior counsel on the criminal law एब्सोल्युटली side. जी जी So फॉर्चुनेटली वहां पे किया क्योंकि उनका जवाब भी आ गया. उनका जो इंटर्नशिप का स्ट्रक्चर होता था वो बड़ा ही इंक्लूसिव है और बहुत ही वो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा देते हैं इन दैट जी सेंस. तो जवाब आया, किया, ट्राइड परफॉर्मिंग, बहुत कुछ सीखा वहां पे सीनियर से भी. इफ आई कुड गो बैक इन टाइम मैं और ज्यादा इंटर्नशिप जरूर करूंगा बिकॉज उसका अपना एक इम्पोर्टेंस है सीखने का सीनियर से जिसको इतना तजुर्बा है. तो इंटर्नशिप्स आर इम्पोर्टेंट. लिखता मैं बहुत था. लिखने का रीजन ये था कि आप जब लिखते हैं किसी इशू पे, it forces you to think a lot about ट्रू it. It forces you to think clearly. It forces you to visualize more. It forces you to communicate clearly. You strain yourself to put something in simple words, especially when you're communicating to a litigant. जी And that also helps when you're communicating to the court. तो लिखा बहुत मैंने. और मुझे ये भी लगता था कि लिखना भी अपने आप में ना बहुत बड़ा इक्वलाइजर है. बिकॉज मेरे पास अगर सोशल कैपिटल नहीं है, मेरे पास अगर वो सोशल कैपिटल से मतलब ये कोई रनिंग ब्रीफ्स की कोई स्ट्रीम नहीं है मेरे पास. जी ऐसा नहीं है कि कोई मुझे ब्रीफ्स दे रहा है या कोई रनिंग चेम्बर है या मुझे काम मिल जाएगा किसी सीनियर से, बिकॉज वो कभी था ही नहीं. फादर से एक ही चीज इनहेरिट करी जो कि उनकी लाइब्रेरी थी और उनके वैल्यूज थे, जिससे बड़ी बात कोई हो भी नहीं सकती. जी बट ब्रीफ्स मुझे पता था मुझे खुद क्रिएट करने हैं. तो वो ब्रीफ्स जो मैंने क्रिएट करने शुरू किए, लीगल एड से बहुत ज्यादा क्रिएट किए, लोगों से वो कनेक्शन बन गया. तो जब इनफैक्ट जब मैं लॉयर बन गया 21 साल की उम्र में, तो इतने सारे जो मेरे लीगल एड के क्लाइंट्स थे या लीगल एड वाले थे जिनको मैं फ्री में सर्विस किया इतने साल, वो सारी चीजें एज अ कर्मा मेरे पास वापस आने लगी. एंड एट जी 21 years of age I was running a chamber with more briefs than I could possibly handle, because I had put in that labor and effort and in understanding people and solving their legal problems. लिखने से भी बड़ा फायदा हुआ. लिखना हेल्प्ड मी गेट नोटिस्ड, बिकॉज और कोई सोशल कैपिटल नहीं थी. तो लिखने से लोगों ने नोटिस किया. आप अगर आपने किसी लीगल इशू पे कोई बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, कॉलम लिखा है वरुण न्यूज़पेपर, तो पीपल वुड नो दैट यू आर द पर्सन टू गो टू. आपको इसके बारे में समझ है. तो उस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश की. बट अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, इफ आई मीन एन आइडियल law student extracurricular would be internships, moot courts, and of course these model United Nations debates, writing, all of this put together. But at the same time, I think a commitment to experiencing as many different things as you can in your 5 years, वो बड़ा जरूरी है. सुपर स्पेशलाइजेशन ना करें अपने 5 साल की उसमें लॉ स्कूल में इंटर्नशिप्स को लेके या स्टडी को लेके. पूरा वाइडर स्पेक्ट्रम जो लॉ का है उसको एक्सपीरियंस करें. कॉन्स्टिट्यूशन भी देखें, क्रिमिनल भी देखें, सिविल भी देखें, आर्बिट्रेशन भी देखें. और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करके यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू टेक अ कॉल एट अ future point of time. But do all of these things and not one thing at the exclusion of others. Try to get as many working styles, even in a single chambers, learn from different seniors. Try as many different chambers as you can for internships. That diversity is, I think, very very important. And that according to me is a more ideal way of going about it, I think. जी और जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का मेरा एक और सवाल है कि उस वक्त आपने कैसे स्ट्रेस को हैंडल किया, क्योंकि स्ट्रेस तो हमेशा होता है जब यंग होते हैं कि एक फ्यूचर करना. आपने बताया आपने लीगल एड पे काम किया और यू वर्किंग हार्ड विच रिजल्टेड समवॉट इन हेल्पिंग यू व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रैक्टिस, व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर. लेकिन जो एक स्ट्रेस फैक्टर आजकल आप भी देखते हैं बच्चे स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं, तो इसके बारे में आप कैसे उनको डिस्ट्रेस करना चाहेंगे? स्ट्रेस तो लाइफ में काफी ज्यादा रहा. इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज आल्सो देयर वाज ऑलवेज द प्रेशर ऑफ हैविंग टू सपोर्ट द फैमिली फॉर मी पर्सनली. तो एक एडेड प्रेशर हमेशा था. जब जुडिशरी के पेपर की तैयारी करनी भी शुरू करी तो भी एक एडेड स्ट्रेस था कि बड़ा स्पेक्युलेटिव सा एग्जाम है, क्लियर जी होगा नहीं होगा. हजारों लोग इसको अप्लाई करते हैं, 1% अगर सक्सेस रेट है तो होगा कि नहीं होगा. अब उस स्ट्रेस को कैसे डील किया? ऑफ कोर्स यू what you cannot cure you must endure. Number one is that. जी Second is law से, क्योंकि अब setbacks थे अगर life में. I did not have a very fancy degree. I like to say I'm a scholar on the road, not a road scholar. So कुछ नहीं था in terms of to show that these are my credentials. No privilege at all. तो pressures तो बहुत थे, but law से प्यार भी था. और एक जो हाई मिलता है किसी चीज को जान लेने से, टू जी अक्वायर नॉलेज ऑफ अ न्यू एरिया,
तो वो जो रश होता है उससे प्यार था, तो ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा पढ़ना, 12-12 16-16 घंटे पढ़ता था मैं दिन में। तो वो एफर्ट नहीं लगता था कभी, मैं भूल जाता था उस समय। लॉ में जब मैं खो जी जाता था तो मैं खो जाता था। फिर मुझे ये नहीं लगता था कि यार किराया कैसे देंगे घर का, क्योंकि अब दिक्कतें आगे आने वाली हैं, नौकरी कर लें या तो, या पेपर की तैयारी करें, या प्रैक्टिस में थोड़ा और ज्यादा चले जाएं। तो वो अनसर्टेनिटी सारी थी, बट मैं जब पढ़ता था मैं भूल जाता था, क्योंकि फिर मैं विजुअलाइज करता था कि आई एम रीडिंग अ केस लॉ, व्हाट वुड हैव हैपेंड देन, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या डिबेट कर रहे होंगे, व्हाट वर द काउंटर पॉइंट्स, किसी केस लॉ में कैसे अप्रिशिएट किया होगा एविडेंस जज ने। तो वो एक पैशन था। आजकल आई थिंक आई हैव सीन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, people are extremely stressed, and my message would be कि things have a beautiful ability to fall in place, on their own. हमें जो बहुत ज्यादा चीजें अभी एग्जिस्टेंशियल लगती हैं कि यार एक इंटर्नशिप नहीं मिली, या ये वाली अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लाइफ इज कम टू एन एंड, जी, इट्स दुनिया इट्स खत्म होने वाली है। दुनिया खत्म होने वाली है, वो जी इतना आप खुद देखेंगे 5-6 साल बाद, 10 साल बाद, व्हेन यू लुक बैक यू वुड सी हाउ इनसिग्निफिकेंट दैट वाज इन द, द ट्रैजेक्टरी ऑफ लाइफ। वो ट्रैजेक्टरी तो इतनी लंबी है, द आर्क ऑफ अ लॉयर्स लाइफ इज सो लॉन्ग, राइट? जी as people say, it's not a sprint, it's a marathon. तो वो लंबा इतना आर्क है, उसमें तो इमीडिएट रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे कभी। और इमीडिएट जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत वर्थ इट होते भी नहीं है, जो चीज ढंग से काम करके मिलती है उसकी अलग ही वो होती है। तो आप एक्सपेक्टेशंस कम रखें ऑब्वियसली, और अल्टीमेटली डोंट टेक थिंग्स एज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अगर आपकी कमिटमेंट है टू लॉ, आप अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट में, आप हार्ड वर्किंग है, अपने आप दरवाजे खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब मेरा ही एग्जांपल मैं ले लूं, कहीं नहीं मिली इंटर्नशिप 5 साल, बट उसके बाद चीजें इस तरह से होती गई, दरवाजे खुले लाइफ में, जब हमने ये चीज डेमोन्स्ट्रेट की कि वी नो आवर लॉ एंड वी आर गुड एट जी इट एंड जी willing to work hard for it. अपने आप opportunities खुलेंगी, and don't think of it as a many people keep asking me non-national law school, setbacks हैं life में। Ultimately at the end of the day it's the candidate that counts। टेक्नोलॉजी को आप हार्नेस करें और अपने अंदर एक इन्वेस्ट करें in terms of learning, and you would stand out no matter what and wherever you are, and keep working on yourself in that sense. Those are the only investments that are sort of worth it. Yeah. जी इतनी बढ़िया आपने बात रखी बच्चों के लिए, और आप ही के माध्यम से दो तीन चीज़ें मैं जोड़ देता हूँ। वो ये कि स्ट्रेस मत लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से कुछ होता नहीं है। दुनिया वाकई में आज नहीं ख़त्म हो रही। जो कहते हैं ना कि टुडे इज़ नॉट द अपोकलिप्स, तो आज नहीं है, मतलब ज़लज़ला आज नहीं आ रहा। तो उसकी तरह से डोंट रन हल्टर स्केल्टर, जो होता है ना, एक कहानी बचपन में हम सबने पढ़ी थी कि खरगोश कहता है कि द स्काई इज़ फॉलिंग, और चले जाता है और अपना सर छुपा लेता है और पूरा जंगल उसके साथ हो जाता है। तो ना खुद डरे ना दूसरों को डराएं, थोड़ा सा हिम्मत रखें। हौसला एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे भरत साहब ने बताया भी कि कैसे वो पढ़ते रहते थे, उन्होंने कभी हौसला नहीं हारा। और हौसले पे यहीं पे एक छोटा सा एक शेर मेरे जहन में आ रहा है। वो ये है कि कहा जाता है कि हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते, और हर मुश्किल में ताकत की दवा देते हैं। तो आप हौसला रखेंगे, अपनी हौसला अफजाई बढ़ाए रखेंगे, तो जो यूनिवर्स है उसका एक, मेरे ख्याल से अपनी एक स्कीम ऑफ थिंग्स होती है। और जैसे कि आपने सही बताया कि थिंग्स लिटरली फॉल इनटू प्लेस, बट यू हैव टू बी एट इट। आप ये नहीं सोच सकते कि आज अगर मैं मेहनत कम करूँ और कल मुझे नतीजा उसका रिजल्ट ज़्यादा मिल जाए। ऐसा मेरे ख्याल से थोड़ा सा किसी की भी लाइफ में होना मुश्किल है। मेहनत वाकई बहुत लगती है, और कानून का इतना इतना ज़्यादा पेचीदा हमारी जो फील्ड है, आपको सिर्फ पढ़ाई की समझ नहीं, लोगों की भी समझ होनी चाहिए। जिस सिस्टम के अगेंस्ट आप जा रहे हो, जिस सिस्टम को आप रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी भी समझ होनी चाहिए। तो बहुत सारी ये मैं कहता हूँ तकनीकें हैं, जिसको मैं अभी भरत साहब के साथ और थोड़ा सा इस पर उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करूँगा। आई ट्राई टू पिक हिज ब्रेन ऑन दोज इशूज़ ऑल्सो। तो इसके बाद आपने बताया एक छोटे, बिफोर यू बिकेम अ जज, आपने ये बात भी जिक्र की कि उससे पहले आपका एक दौर गुजरा जब आपने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की और आपके क्लाइंट आने लगे। सो व्हाट आई एंड आई नो यू आर हार्बरिंग योर फादर्स ड्रीम, कि आपने अपने फादर साहब की जो एक ड्रीम थी कि आप जज बने, क्योंकि उन्होंने 30 से शुरुआत की थी अपने प्रैक्टिस की, तो वो एक आप सपना साकार करना चाह रहे थे। पर हाउ वॉज दैट फेज फॉर यू प्रिपेयरिंग फॉर अ जज? और अपने दर्शकों को बता दूं कि भरत चुग साहब नंबर 1 रैंक लाए थे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में जब आपने वो एग्ज़ाम क्लियर किया था। अपने आप में बहुत टफ एग्जाम माना जाता है दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का हमारे, और वैसे भी जितने हमारे यंग बच्चे हैं, युवा हैं, वो सब समझते हैं कि कोई भी सरकारी इम्तिहान हमारे देश में एक अनार 100 बीमार वाली कहावत लेके आता है कि बहुत उसमें एक कंपटीशन लगा रहता है। बहुत लोगों की चाह होती है कि एक उनको एक स्टेबल एक ज़मीन, एक स्थिर ज़मीन उनको मिले, ताकि उसमें एक जो कहते हैं एक स्टेबिलिटी आ जाती है, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे एक प्रोफेशनल हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ऐसे में बहुत खुद लोगों को पर्सनली भी जानता हूँ अपने परिवार में, अपने मित्रजनों में, जिन्होंने यूपीएससी जुडिशियल सर्विसेज को क्रैक किया और बतौर मेहनत करके बहुत क्रैक किया। तो मैं उस आपके फेज़ में आना चाहूँगा भरत जी, जहाँ पे एक तो जब आप ट्रांजिशन ले रहे थे वो इंडिपेंडेंट काउंसिल से, शुरुआती इंडिपेंडेंट काउंसिल से, जब हम अपने प्रैक्टिस सीख रहे होते हैं,
और फिर जब आप जज बने, कितनी मुश्किल रही प्रिपरेशन जुडिशल सर्विस की? नंबर 1 रैंक आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आपने उत्तीर्ण किया उस परीक्षा को, पर असल चैलेंज मेरे ख्याल से उसके बाद शुरू होता है। लेकिन उस चैलेंज पे मैं बाद में आऊँगा, और इस चैलेंज पे जो आप पहले जो प्री क्रैकिंग द एग्ज़ाम है, उसकी मैं यात्रा आपसे समझना चाहता हूँ। करेक्ट। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनरिचिंग फेज था। आई थिंक अगर कोई ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर्स रहे हैं लाइफ में, तो वो फाइनल ईयर ऑफ लॉ कॉलेज और पहले जो 1 या 2 साल थे प्रैक्टिस में, 21 इज व्हेन आई ग्रेजुएटेड। तो वो बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव थे। ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों थे? कि उस समय लॉ को अच्छे से पढ़ा बैठ के। जी। फाइनल ईयर ऑफ लॉ स्कूल में एक तो अपने फादर साहब को वो सेंटिमेंटल रीजन बताया, वो सपना पूरा करना था उनका। दूसरा खुद भी क्योंकि लॉ में इंटरेस्ट था, और अब लॉ में आपको इंटरेस्ट है तो लॉ में टफ चीजें क्या होती हैं देखते हैं, कि क्या क्या कर सकते हैं हम, ऑप्शंस क्या हैं। यूपीएससी फॉर द सिविल्स, लॉ में जुडिशियल सर्विसेज है, और जुडिशियल सर्विसेज में क्या है, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज है। इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम व्हिच रियली टेस्ट्स यू ऑन एवरी कंसीवेबल लेवल। सो तो एक स्टार्टेड रीडिंग अबाउट द एग्जाम इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज। शुरू में तो ये था कि लॉयर बनने का भी इक्वली शौक था, फिर जजशिप से भी मैं फैसिनेट हो गया। अब दोनों चीजें तो कर नहीं सकते, यू कांट जी। मूनलाइट एज अ विजिलेंटे जज इन द जी। इवनिंग एंड बी अ लॉयर इन द मॉर्निंग, तो चूज जी। करना था कहीं पे। मैंने कहा चलो चूज कर लेंगे, अभी ये सारी चीजें हैं, एंड इट्स इट्स ओके टू बी अनसर्टन, गलत डिसीजन ले लेने से बेहतर तो वो अनसर्टेनिटी भी ठीक रहती है। जी। तो मैंने फिर कहा कि ठीक है, इसको एंटरटेन करते हैं आइडिया को एग्जाम के, और पढ़ाई शुरू करते हैं। पढ़ाई तो वैसे भी वेस्ट नहीं जाती, वही 15 20 25 लॉ पढ़ने हैं, सीपीसी आईपीसी एविडेंस एक्ट सीआरपीसी, तैयारी करते हैं पूरी। नहीं भी हुआ या नहीं क्लियर भी किया या ज्वाइन नहीं किया, तो फिर भी ये चीजें वेस्ट कभी नहीं जाएंगी वकालत में। जी। दे वुड, दीज फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ वुड होल्ड मी इन गुड स्टेड। स्टार्टेड स्टडिंग इन द फाइनल ईयर, पढ़ना शुरू किया तो रियली लव्ड इट। Used to study for 12 14 15 16 hours on a day. तो that period was very good. चीजों को इंटरनलाइज करने के लिए मैं लिखता भी बहुत था उस समय। ब्लॉग शुरू कर दिया, लिखने लगे, लोगों के क्वेश्चंस आंसर करने लगे इंटरनेट पे, बिकॉज मुझे पता था पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ, बट इसको एक प्रैक्टिकल डायमेंशन भी देना पड़ेगा। जी। एज अ जज एंड एज अ लॉयर, आइवरी टावर्स में बैठ के ना वैक्यूम में लॉ नहीं हम पढ़ सकते, बस बाकी सोशल साइंसेज से इतना कनेक्टेड है। सो दोनों चीजों को ना मैं साथ लेके चला, लॉ इन थियोरी लॉ इन प्रैक्टिस। लीगल एडवाइस भी देता रहा, या फिर आप उसको ये भी कह सकते हैं कि जरूरत थी उस समय, क्योंकि एक स्ट्रीम ऑफ इनकम भी चाहिए था। तो जी। पढ़ाई तो करता ही रहा, साथ में लीगल एडवाइजरी दे दी, किसी के लिए लीगल ओपिनियन बना दिया, क्योंकि वकील नहीं था उस समय, तो साइन तो कोई और ही करेगा, वो ड्राफ्टेड मेरा है। तो जी। शुरू से ही वो फ्रीलांसिंग जॉब्स वगैरह भी करने शुरू कर दिए। तो जुडिशरी की फिर जब तैयारी करी, तो फाइनल ईयर में मैंने हाँ पढ़ाई शुरू की। उसके बाद भी मैं पढ़ाई करता रहा, बिकॉज नोटिफिकेशंस जो हैं थोड़े से स्पोरेडिक होते हैं, ऐसा नहीं है हर साल आएगा, 2 साल में कई बार आता है। जी। तो 21 साल में जब ग्रेजुएट किया, फिर मैंने दिल्ली का फॉर्म भरा, तैयारी की उसकी, और रिजल्ट आते आते 1 1.5 साल लग गया। इन द मीन वाइल मैंने फिर प्रैक्टिस भी शुरू कर दी, तो बट पढ़ता भी रहा मैं साथ में। तो ये वो था। यू वांट मी टू स्पेंड सम टाइम ऑन जुडिशियल प्रिपरेशन आल्सो टू, जी, व्हाट थोड़ा डज कर इट दीजिए, टेक, इज क्योंकि देयर अ मेथड टू। कई बार ये बच्चे मेरे से पूछ लेते हैं और मैं अपने हाथ खड़े कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना तो मेरा कभी रुझान रहा, क्योंकि मुझे लगता है जज बनना वाकई एक तो बहुत टफ चीज़ है, और जज बन के उस गद्दी पे विराजमान होकर न्याय करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मेरा अपना मानना है, लेकिन प्रिपरेशन आप ज़रूर बताएं, क्योंकि बहुत बच्चे इसको नो नो देखते हैं, आई और एग्री। आप उनके लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं, तो प्लीज़। Right. So मैंने in fact I coached also for the judicial services exam. राहुल आईएएस नाम का इंस्टीट्यूशन है, वहां मैं पढ़ा फाइनल ईयर में। अल्टीमेटली अगर प्रिपरेशन की बात करें, मतलब प्रिपरेशन पे हम घंटों बात कर सकते हैं, बट जी। टू जस्ट समराइज इट, द की टिप्स फॉर मी वाज, बेयर एक्ट इज द किंग, your controlling legal authority, your ability to understand a section and interpret it, apply it to a factual situation is key. Loving law is key. You should not think of it as a chore. You should think of it as something that you use to solve problems for people, and you should visualize and have a passion for it. So वो ethos थे। लिखने पे मैंने बहुत फोकस किया शुरू से, तो वो मुझे बड़ा काम आया एग्जाम में, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन द एग्जाम। और जी। दिल्ली जैसा जो एग्जाम है, वहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको जजमेंट लिखने के लिए दे देंगे इन अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फैक्ट्स, अप्रिशिएट करना है आपको एविडेंस, चार्जेस फ्रेम करने हैं, बेल का ऑर्डर लिखना है, इंजंक्शन ऑर्डर लिखना है। तो communication or being able to talk about law fluently is very very important. Knowledge तो जरूरी है ही, communication is very very important.
because that's the nature of what a judge does. You speak through your judgments, so your ability to express yourself concisely and to interpret a provision and put it down beautifully is important for a judge. So language से प्यार था तो वो बड़ा काम आया उस समय. I used to read a lot of fiction, I used to write poetry. That helped me craft my answers better. Then that was helpful. So very important for you to uh, stay true to your first principles, and also be in a position where you can explain a legal concept to somebody and write about it in a manner understandable. Third, of course, was the interview stage. Interview stage was also very, very interesting. I just saw that you did a interview with Justice Nandarjog recently. जी जी. So Justice Nandarjog was there on my interview panel. It was हम्म, Justice Kaul, Justice Nandarjog, Justice B.D. Ahmed, जी amongst other law secretaries. So वो interview का बड़ा अच्छा वो रहा. वहाँ पे obviously in the interview they're testing your personality and the maturity of your mind, because you'll be जी deciding fates. A bail or a no bail means life and death for somebody. Sentencing, injunctions are very, very important and difficult decisions. So they are essentially seeing there that you know your law and you have an even head on your shoulders, कि आपके अंदर वो परिपक्वता है, वो ऑब्जेक्टिविटी है, वो इम्पार्शियलिटी है, वो कंपैशन है. तो वो सारे जो वैल्यूज होते हैं ऑफ अ जजेस लाइफ वो हैं कि नहीं. तो इनफैक्ट एक छोटी सी चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ. इंटरव्यू में जी मैं जब गया तो मैं बड़ा ही I was totally armed with legal knowledge. I knew all the judgments of the panel, what the honorable judges there had decided recently. I knew everything. I was prepared for everything. But the first question that was put to me by Justice Nandarjog, who जी I had the opportunity of interacting a lot later at the Judicial Academy because वो आया जी करते थे वहाँ पे. उनका पहला सवाल मेरे से ये था इंटरव्यू में कि भरत, Mr. Chug, you are the leader of the pack, because I was on serial number 1 जी. after the list. He said, Mr. Chug, you are the leader of the pack. You tell me, how do you judge a cauliflower dish? And I was, for a moment, there was silence in the room, and I जी was taken aback. मैं गलत room में तो नहीं आ गया हूँ, in the Delhi Judicial Services exam में ये वाला सवाल मैं तो. Then I stopped, and instead of just rushing into an answer quickly, I जी. said I'd just take my time, and I started organizing my thoughts. यार कॉलीफ्लावर की डिश को कैसे जज करते हैं, लीव कॉलीफ्लावर किसी भी डिश को कैसे जज करते हैं, हम्म, किसी भी चीज को कैसे जज करते हैं, कोई ना कोई प्रिंसिपल्स होते होंगे दिमाग में. अब वो प्रिंसिपल्स को एनालाइज कैटलॉग करना शुरू किया कि कैसे दिखती है डिश, हम्म, कैसी कैसे हाउ डज इट स्मेल, जी. गार्निश किया है कि नहीं, मदर ने आपको बनाई लगा है आप तो मास्टर एक्स्ट्रा शेफ पॉइंट्स. के उसमें पहुंच गया मेरे को यही जुडिशरी लगा कि मैं उस जी सेट पे आ गया हूँ गलती से. जी But then, because it was coming from a stellar panel like them, जी. I एब्सोल्युटली. knew that there is something that they're looking at. Then I started cataloging these factors. फिर मैंने कहा जी यार स्मेल हो गया, मॉम ने बनाए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गया, ये सब सब्जेक्टिव कंसिडरेशंस हो गए, मेन चीज क्या है. फिर मैं जी. देखा, हाँ, न्यूट्रिशन. Why do we eat? We eat because राइट. we need to stay alive. We energy. We need nutrition, and that is what they're looking at. Because you may hate भिंडी, I may love भिंडी, right? बड़ा ही एब्सोल्युटली. सब्जेक्टिव है. टेस्ट के जी. हिसाब से तो कर ही नहीं सकते जज. हाँ. और अगर जज टेस्ट के हिसाब से या लुक्स के हिसाब से या परसेप्शन के हिसाब से चीजों को जज करने लगा तो वो जज नहीं है फिर. जी. अल्टीमेटली जज के क्राइटेरियन जो है वो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, हम्म, जिसपे आप और मैं डिसएग्री नहीं कर सकते. जी. एविडेंस मांगते हैं जब हम कोर्ट हाँ. में, तो एविडेंस तो किसी डिश को जज करने की न्यूट्रिशन से ही हो सकती है, जिसको लैब में नापा जा सकता है कि इतने जी. कैलोरीज हैं, इतने नहीं है इसमें. टेस्ट वे सब सब्जेक्टिव है. तो ये वाला डिस्कशन उनके साथ हुआ, तो बड़ा बड़ा मजा आया इंटरव्यू वाले उसमें भी. So this was largely, how I prepared and how the journey was into becoming a judge. Uh, before I took the oath at 23. उससे पहले मैंने 1-1.5 साल वकालत भी की थी. उसमें भी एज आई सेड लीगल एड के बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स बन गए. फिर तमाम तरह का काम किया, रिट, क्रिमिनल, कमर्शियल, दिस दैट. 23 में इनफैक्ट जब मेरा रिजल्ट आया, क्योंकि रिजल्ट आने में भी 1-1.5 साल लग गया जी. प्रोसेस में. जब तक रिजल्ट आया तब मैं बड़े कनंड्रम में था कि ज्वाइन करूं कि नहीं, बिकॉज वकालत चल पड़ी थी उस समय तक. हम्म, मैं ट्रैवल कर रहा था, बड़े बड़े मैटर्स पे काम कर रहा था. अब सोचा कि शुड आई ज्वाइन और शुड आई नॉट. फिर वही डैड से बात की, अपसाइड्स डाउनसाइड्स हर चीज के होते हैं. फिर सोचा कि यार यहाँ पे आए हैं तो अब एग्जाम भी क्लियर किया, अब अपने आप को साबित भी करना है. इट्स नॉट दैट आई स्कोर्ड इन द एग्जाम, द रियल जॉब एज यू सेड बिगिंस नाउ. स्टार्ट्स आफ्टरवर्ड्स. दूसरा जी. ये भी, एब्सोल्युटली, दूसरा ये भी मैंने देखा कि
एज अ यंग पर्सन बड़े सारे हमें शिकायतें होती हैं कि यार ये अथॉरिटी काम नहीं कर रही, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूशंस फेल हो चुके हैं, जी न्याय जी नहीं मिल रहा किसी को. दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. मतलब मैं फिर कंप्लेन ही नहीं करूंगा. मैं आई कैन एक्चुअली डिस्पेंस जस्टिस ऑन अ डे टू डे बेसिस, और ये जी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है इतनी जल्दी लाइफ में. देन आई डिसाइडेड यस आई एम गोइंग अहेड, स्पोक टू माय पेरेंट्स, टुक द ओथ. 23 एज अ बड़ा पावरफुल मोमेंट होता है वो, बड़ा सरफरोश टाइप की फीलिंग आती है जब आप जी कहते हो आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डिस्पेंस जस्टिस. मेरा जी पहला बैच था इनफैक्ट 2013 में जिसने सेम ओथ ली थी एज द ऑनरेबल हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ओथ है. उससे पहले ओथ अलग हुआ करती थी ट्रायल कोर्ट जजेस की. ये भी बड़ा जी जी इंटरेस्टिंग एपिसोड है, बताऊंगा आपको किसी दिन. बट हमने फिर कहा कि नहीं, हमारी ओथ भी वही होनी चाहिए, बिकॉज हम भी जी कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हैं, लॉज को अपहोल्ड करते हैं. तो वहां से फिर शुरुआत हुई जजशिप की, और ग्रेट ग्रेट टाइम बीइंग देयर. जी, इतनी बढ़िया आपने यात्रा को सहज किया हम लोग के साथ। एक छोटा सा मेरा सवाल इसलिए भी आता है इससे निकल के, और उसके बाद मैं आपकी जर्नी पे आऊँगा कि कई बार हमारे बार की, अब बुजुर्ग बार वकीलों की या बड़े वकीलों की शिकायत रहती है कि जो पहले एक क्राइटेरिया था जजेस बनने का, वो था कि कम से कम आपको 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए अगर आपको बतौर मजिस्ट्रेट या सिविल जज आपको एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो। और उसके बाद अब वो एटलीस्ट दिल्ली में तो वेव ऑफ हो ही गया है कि आप सीधे +2 के बाद जा सकते हैं। आपकी यात्रा ऑब्वियसली डिफरेंट रही है, आप तो शुरू से वकालत करते आए हैं, तरह तरह के आपने केसेस किए, फादर साहब से गाइडेंस मिली आपको, और पढ़ने का भी आपने शौक रखा। तो मैं आपकी कहानी पे नहीं, पर मैं एक जनरल जो हमारे धारणा है हमारे प्रोफेशन की, उसको आप तक रखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ ये जो 3 साल वेव ऑफ किए हैं वर्क एक्सपीरियंस के, क्या आपके हिसाब से सही हैं या गलत हैं, या इसमें अभी भी कुछ संशोधन या अमेंडमेंट्स कुछ लाए जा सकते हैं? कि अगेन ये कॉम्प्लेक्स इशू है, बट आई एम आल्सो कॉन्फ्लिक्टेड ऑन दिस. लेट मी बी फेयर टू यू. प्रीवियस एक्सपीरियंस होने के काफी अपसाइड्स हैं. A judge who's seen what the practice of law entails, क्या डिफिकल्टीज होती हैं फॉर एग्जांपल किसी काउंसिल की. एक्सपीरियंस तो काम आता ही है, जी of law, of practice, of circumstances, of everything. I mean, because it's a very onerous job at the end of the day. आप fates को decide कर रहे हैं. ये this is the upside of having some amount of previous experience. बट अगेन ये डिबेट हुई सुप्रीम कोर्ट में डेकेड और 2 बैक, जब ये डिसीजन जी लिया जा रहा था कि वेव ऑफ करें या ना करें. तो सुप्रीम कोर्ट की उस समय रीजनिंग ये थी कि हम एक कार्डर बनाना चाहते हैं मोटिवेटेड यंग जजेस का, जो आए सिस्टम में, एक फ्रेशनेस लेके आए, एक जी कमिटमेंट टू क्लियर द पेंडेंसी लेके आए, और वो करियर जजेस बने. जल्दी आ जाएंगे तो उनको मोल्ड करना इन द रोल ऑफ अ जज, बिकॉज द रोल ऑफ अ जज इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द रोल ऑफ अ लॉयर. ट्रू उनको ट्रू मोल्ड करना भी आसान रहता है. अब अगर सिविल सर्विसेज में कोई 21 ईयर्स का एक कैंडिडेट इट कैन बिकम एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, और इन द पुलिस सर्विस, और इन द रेवेन्यू सर्विस, दोज आर आल्सो इंक्रेडिबली इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर पीपल्स लाइव्स. वहां पे राइट वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो जुडिशरी में भी ये किया जा सकता है, और ये डिसीजन बड़ा कंसिडर्ड कॉल लिया गया कि हम हटा देते हैं प्राइवर एक्सपीरियंस. और उसके बाद 15-20 साल हो गए. अब मिक्स्ड एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मिक्स्ड उसके कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं लोग. हैज इट बिन फॉर द गुड और हैज इट नॉट बिन फॉर द गुड? मेरा पर्सनल जो व्यू है वो ये है कि I am personally very happy with the last few years of the kind of talent that we've been able to attract. जी Because I go a lot to judicial academies. I talk to a lot of students who become judges. Many of my students have become judges. तो मैंने अभी ये देखा है कि if you get them young, उसका एक benefit तो है that you because you spend 1 year at the academy. Some people sort of forget that, because वो जो 1 year आप अकेडमी में स्पेंड करते हैं, जिसमें 6 महीने आप सीनियर जजेस के साथ बैठते हैं, 6 महीने आप सीखते हैं न्यूआंसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, कोर्ट क्राफ्ट क्या होता है, कोर्ट रूम मैनेजमेंट क्या होता है, कॉज लिस्ट कैसे मैनेज की जाती है, बार की क्या जेन्युइन डिफिकल्टीज है, वो सब सिखाया जाता है. मतलब पूरे हिंदुस्तान में बहुत अकेडमीज हैं. वो 1 साल का जो ट्रेनिंग है, दैट इज अ वेरी गुड ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू मी, and teaches you and prepares you in a lot of respects for the life of a judge. क्या उसके expectations होते हैं, क्या lifestyle होना चाहिए जज का. तो मेरे हिसाब से I don't see a big reason to do a radical shift in the system at this point. I personally think that the last few batches or few years have been good in that sense, where we've got amazing talent, people who used to earlier only look at top tier firms and corporate law practice. Some of the very good students are now looking at judiciary as a very attractive career. Problem ये होगी कि अगर आप experience का requirement डाल देते हैं, for instance 5 years, then the जी the the young kid who's gone to a corporate law firm and worked there for 5-6 years may not want to come back.
ट्रू। Catching people young, catching talent young has its own upsides. So again, I see both sides of it, and I'm a bit conflicted, but I think the present system is working fine in a lot of ways. जी, थैंक यू फॉर दैट ऑनेस्ट आंसर। आई नो इसका कोई भी सीधा या सरल जवाब नहीं हो सकता, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तो आपने बताया कि मंथन हुआ इस चीज़ पे, और आई होप देयर वाज अ स्ट्रेट आंसर टू दिस, बट कई बार ऐसा लगता है कि क्योंकि शिकायत रहती हैं लोगों की, और जैसा आपने बताया कि शिकायतें कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा रहती हैं हमारे समाज में। आप अच्छा कर लें तो भी शिकायत रहेगी, और ना करें तो भी लोग शिकायत करते हैं, तो उसका खैर दौर कभी ख़त्म नहीं होता। इसके बाद आते हैं आपके इस दौर पे, जो बहुत एक अहम दौर रहा मैं समझता हूँ किसी भी प्रैक्टिशनर की लाइफ में, बतौर स्पेशली अगर आप जज शुरू कर रहे हो, एक अच्छी नींव पड़ती है। और आप बतौर दीवानी जज और फौजदारी जज, जिसको मजिस्ट्रेट और सिविल जज कहते हैं, आपने दोनों नियुक्ति श्रद्धापूर्वक कार्यपूर्वक आपने इसका काम किया। तो कैसा रहा वो टेन्योर जो आपका 4 साल का था? क्या क्या उससे आपको सीखने को मिला? कैसा आपने रिलेशनशिप पाया बार और बेंच के बीच? क्या कभी कोई ऐसे भी मौके रहे जब डिस्प्यूट रही हो, या क्योंकि देखिए जिस तरह से जज होते हैं इंसान होते हैं, इस तरह वकील भी इंसान ही होता है, और कई बार गर्मा गर्मी का माहौल बन जाता है कोर्ट में, आपको ये बात पता ही होगी। और स्पेशली एज अ यंग जज, आप अगर हैं और कई बार बुजुर्गवार या उम्रदार जज या एस्टैब्लिश्ड लॉयर्स आपके अगेंस्ट आ रहे हो, तो उसका कितना फ़र्क पड़ता है? हाउ इज़ द मेंटरशिप प्रोग्राम इन द जुडिशरी? आपने बताया कि वी ऑल नो दैट जुडिशल अकेडमी ट्रेनिंग होती है, मेंटरशिप मिलती है, उसका एक इवैल्यूएशन होता है, सीनियर जजेस इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, पर एक इवैल्यूएशन अपनी तरफ उसका आई एम श्योर एक स्ट्रेस भी होता होगा यंग जजेस पे, क्योंकि आपका काम बार बार इवैल्यूएट किया जा रहा है। ऐसा ना हो कोई ऑर्डर आपने किया और सेशन जज के पास चला गया, या एसीएम साहब के पास चला गया, या डिस्ट्रिक्ट जज के पास चला गया। तो ये जो सारे पहलू हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, और आपकी जो यात्रा रही इन 4 सालों की, वो आपसे सुनना चाहता हूँ। फैंटास्टिक जर्नी। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मिला 23 में मौका, और दिल्ली में मिला। एक साल जो मैंने आपको बताया एकेडमी में जो हम स्पेंड करते हैं आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम, वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव होता है अगेन, बिकॉज वहाँ पे लॉ तो फिर से पढ़ते ही हैं, बट कोर्ट रूम जो एक डायनेमिक होता है उसकी बड़ी स्टडी अच्छी होती है। हम सिमुलेशन एक्सरसाइजेस करते हैं कि एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, इस एविडेंस में ये वाला ऑब्जेक्शन आता है फ्रॉम वन काउंसिल, उसको कैसे डील करना है, क्वेश्चन अलाउ करना है या डिसअलाउ करना है, लीडिंग है या नहीं है, स्कैंडलस क्वेश्चन है या नहीं है, एग्जिबिट क्या होता है, मार्किंग क्या होती है डॉक्यूमेंट्स जी। की, ये ऑन एसे क्या होता है, आर ओ एंड ए सी क्या होता है जहाँ पे साइन जी। करते हैं, हाई कोर्ट रूल्स, कोर्ट फीस, सूट वैल्यूएशन, मेंटेनेबिलिटी। इसमें बड़ा एक अच्छा इंसाइट मुझे मिला। मुझे लगता है कि मैं अगर बार में भी यू गेट लर्न अ लॉट, बट वो मुझे ज्यादा समय लगता है वो सारी चीजें सीखने में, जो मैंने बहुत जल्दी सीखी, बिकॉज एग्जाम क्लियर करके भी इट्स नॉट द एंड ऑफ एग्जाम्स, फिर आपका एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता जी। है एज अ यंग जज व्हेन यू एंटर। तो उस एग्जाम की फिर तैयारी की, ये सारे लॉज पढ़े, प्रैक्टिस सीखे, बहुत सारे जजेस के साथ बैठने का मौका मिला, उनके जजशिप स्टाइल्स को सीखने का, देखने का मौका मिला। रिंग साइड व्यू होता है, यू आर सिटिंग विद हाई कोर्ट जज, यू आर सिटिंग विद अ सेशंस जज, डूइंग अ 302 ट्रायल, जहाँ पे आई विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, यू आर देयर, यू आर रिकॉर्डिंग। सम जजेस वर काइंड इनफ टू लेट मी डू इट, तो इफेक्टिवली मैं उनकी कोर्ट चला पाता था जितने दिन मैं जी। उनके साथ रहता था। तो मैं ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ एविडेंस, मैं ही बेल पे ऑर्डर डिक्टेट कर रहा हूँ, मैं ही इंजंक्शन पे ऑर्डर डिक्टेट कर रहा हूँ, दे वुड एग्री विद मी, लुक एट इट एंड देन साइन ऑफ। तो बहुत ही अच्छा एक वो इनसाइट्स मिले उस समय। इनफैक्ट उस समय इंसाइट्स मिले, अब मैं मुझे लगता है नॉट ओनली इन जजशिप बट ऑल्सो इन एडवोकेसी, बिकॉज इतने एडवोकेसी स्टाइल्स भी देखे, इतने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या एक जज को you are offending the judge, or what kind of questions do you like put to you, वो भी सीखने का बड़ा मौका मिला उस समय। तो the idea was to be a a good judge, dispose of cases, a lot of them, and do it with quality। एक साल जब ये हो गया एकेडमी में सारा, तो फर्स्ट मेरी जो पोस्टिंग थी वो थी एज अ 138 स्पेशल जज इन 30,000। तो वो जी। लाइफ केम अ फुल सर्कल, मेरे को पहली पोस्टिंग भी मेरी 30,000 में ही मिल गई। जी, दर्शकों को सिर्फ बता तो दूं कि 138 का मतलब चेक बाउंस, मतलब जो हम आमतौर पर भाषा में कहते हैं डिसऑनर। जी। करेक्ट। जी। श्योर। तो पहली कोर्ट वो मिली, चेक डिसऑनर की कोर्ट, और सबसे ज्यादा पेंडेंसी थी डिस्ट्रिक्ट में, 6,000 केसेस आई थिंक मेरी कोर्ट में थे उस समय पेंडिंग। जी। पहले दिन जब मैं बैठा तो 150 केसेस थे कॉज लिस्ट में। तो वाज क्वाइट अ चैलेंजिंग कोर्ट इन दैट सेंस। और उसके अलावा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, मैं बहुत सारी कोर्टों का लिंक मैजिस्ट्रेट था, तो वो लोग जब छुट्टी पे एब्सोल्युटली। रहते थे मैं उनका भी काम करता था, और जी। पूरा काम करता था, उनके केसेस में भी इफेक्टिव ऑर्डर्स पास करता था, उनकी फाइलें भी पढ़ता था, सब करता था। तो ये बहुत चीजें उस समय सीखने को मिली। हाउ डू यू राइट एन ऑर्डर शीट, हाउ डू यू डू इफेक्टिव थिंग्स इन 150। बड़ा ही अजीब लगता है सोचने में कि 150 केस अगर आपके बोर्ड में, आप इफेक्टिवली क्या कर लोगे उन केसेस में? जी। आप तो खाली एडजर्न ही कर पाओगे। बट उसका भी मैनेजमेंट का एक तरीका आया कि 20 केसेस एविडेंस पे हैं,
10 चार्ज फ्रेमिंग पे हैं तो उनको कैसे डील करना है, पहले सम्मन वाले केसेस को हटा दिया जिसमें सम्मन जी, सर्व नहीं हुए हैं, सब में एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनल सारा आर्ग्यूमेंट पार्ट नहीं हट होना गया, है। जी, जी, सब में नहीं होना फाइनल आर्गुमेंट, तो उनको साइड किया, उसके बाद फाइनल आर्गुमेंट, मिसलेनियस आर्गुमेंट, चार्ज फ्रेमिंग, प्रोसीजरल लॉ और लॉ का ना बड़ा, और ह्यूमन बिहेवियर का बड़ा एक अच्छा व्यू मिलता है वहां बैठ के ना, जब विटनेस जी, बॉक्स में आप तरह तरह के लोगों को देखते हैं। और तो दैट वाज वेरी वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ही हैं टू डू गुड, हर एक ऑर्डर आपका जो है वो सो सो इम्पोर्टेंट फॉर पीपल्स लाइफ्स। डिफिकल्ट डिसीजंस भी कई बार आते हैं, यू टॉस एंड टर्न एंड यू आर नॉट एबल टू स्लीप, वो एक डिफिकल्ट डिसीजन में आपको बेल करना है, हम्म, या कोई टेंडर ऑफ पार्डन का केस है, तो वो कन्विक्ट करना है किसी को, कितने साल की सजा होनी चाहिए, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स इन दैट सेंस। So uneasy lies the head that wears the crown in that sense. जी, तो वो, but only if you take it with that sort of responsibility. ट्रू, So the idea was to do great justice, meaningful justice, try to ensure that I'm not just deciding who has a better lawyer, I'm actually deciding where the truth lies. तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई यूज टू सी अ सीनियर काउंसिल ऑन वन साइड एंड अ यंग काउंसिल ऑन द अदर साइड हुज वर्कड हार्ड, बट वो नहीं बता पा रहा है मुझे, और वो इशू को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो आई वुड ऑलवेज टिल्ट इन हिज फेवर। मेरे को कभी वो नहीं था दैट आई एम अ टोटली इम्पार्शियल अंपायर, बिकॉज टू साइड्स आर नेवर इक्वल, राइट? वो तो जी, मुझे रिकैलिब्रेट करने ही पड़ेंगे स्केल्स ऑफ जस्टिस। अगर डिफेंस स्ट्रांग है, प्रोसिक्यूटर स्ट्रांग नहीं है, तो हमें, यू हैव टू मेक दोज इंटरवेंशंस एज अ जज, करेक्ट, यू हैव बिकॉज टू आपका स्टेप इन, काम ये नहीं यस, है टू डिसाइड हु इज द बेटर लॉयर, यू आर देयर टू जी, डिसाइड वेयर द जस्टिस ऑफ द केस लाइज। हम्म, वो भी बड़ा किया, बहुत ही प्रोएक्टिवली काम किया, एकेडमी में भी इन्वॉल्व रहा, करिकुलम बनाना दूसरे जजेस के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो फेज था, मौके भी मिले टू कंट्रीब्यूट टू द इवोल्यूशन ऑफ लॉ, ऑर्डर्स कुछ पास किए कि नेसेसिटी जो है वो एक डिफेंस है अगर आप पुअर हैं। एक टी सेलर के कुछ केसेस मेरे सामने आ गए, कुछ बच्चों को प्रोसिक्यूट किया जाता था कि आप चाय बेच रहे हैं ट्रेन में बिना लाइसेंस के, प्रोसिक्यूशन उनका बहुत सालों से चल रहा है। मैंने देखा यार, ये कोई कॉलेज के प्लेसमेंट सेल में बैठ के तो चाय वाला बना नहीं है, गांव से हम्म, आया था यहाँ नौकरी करने, नौकरी कभी मिली नहीं, रेलवे के इकोसिस्टम में उसकी जद्दोजहद में उलझ गया, अब चाय बेच रहा है, अपनी ऑनरेबली लाइफ जी रहा है, कुछ पैसे घर भी भेज पाता है। अब ये क्राइम कैसे है लॉ में? हम्म, तो वो मुझे शुरू से अर्क करता था, लीगलिस्टिक लिटरल इंटरप्रिटेशन शॉर्न ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सोशल रियलिटीज मुझे कभी भी पसंद नहीं आई। सोशल कॉन्टेक्स्ट, प्रोग्रेसिव interpretation and purposive interpretation, all of these things were my catchwords or my mantras for judgeship. तो मैंने कहा यार, यहाँ पे अगर being poor is not a crime, necessity का defense लगाते हैं IPC में, that he has nothing else that he can do and he's compelled to sell tea. He's not doing it as a gang leader or with a mens rea, so to speak. He's doing it because he doesn't have any other opportunity in life, और welfare state ने इसके लिए कोई opportunities create किए नहीं है। तो मैं इसको क्रिमिनल तो मानूंगा नहीं, मैं इस सब केसेस में डिस्चार्ज करूंगा, एग्जोनरेट करूंगा, तो मैंने करने शुरू करे वाले ऑर्डर्स। ऑफ कोर्स मैं डिस्टिंग्विश कर लेता था कि कौन मिसयूज कर रहा है लॉ का, कोई कोई प्रोफेशनल अगर गैंग है जिसने विच इज अ थ्रेट टू पब्लिक पीस, वहां पे नहीं करता था। तो वो वाले ऑर्डर्स पास करके और उस तरह के ऑर्डर्स पास करके बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलती थी, यू स्लीप लाइक अ किड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ जॉब वेल डन, कि मैंने अपने ड्यूज दिए हैं, मैंने कुछ किया है, जो डैड का जो सोशल जस्टिस का एथोस था, मैंने आई हैव डन जस्टिस टू इट। लॉ में भी ये तो हो गया सोशल डायमेंशन, खुद भी क्योंकि एज अ यंग पर्सन बड़ा मेंटल स्टिमुलेशन, वी वांट टू जी, डू न्यू थिंग्स, वी वांट टू एंगेज विद डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो उसमें भी एंगेज किया। जहां कोई लीगल क्वेश्चन आता था, इफ आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट द हायर कोर्ट्स हैव सेड, आई यूज्ड टू, with respect but firmly say that this according to me is a legal vacuum, यहाँ पे clarity चाहिए, ये दो decisions हैं different benches के high courts के जिनमें एक inconsistency है, a larger bench should possibly resolve this। तो मैं references बनाता था legal questions identify करके, वो भी अपने आप में बड़ा उस समय अनप्रेसिडेंटेड था, बिकॉज बहुत लोग नहीं करते थे। जी, एक टेंडेंसी थी कि आप एज अ ट्रायल कोर्ट जज आपको कन्फर्मिस्ट रहना है, आपको कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं करना, आपको यू डू योर जॉब, बट आई नेवर took it like that। जहां पे वैक्यूम दिखता था, मैं आई यूज्ड टू bring it to the attention of the high court by making a reference, and CRPC, CPC, they all allow you to make references on legal questions, constitutional law questions। कुछ वो references decide भी हुए। Many high court judges who call me that we've read your order, let's come over and have a cup of tea and chat about it। बड़ा boost था for a young judge की, because these are the people we used to look up to and we still look up to। They lay down law and they are so intelligent
इंटेलिजेंट एंड उनके साथ बैठने का मौका मिला, गॉट गॉट नोटिस, उनसे सीखने का मौका मिला बहुत इश्यूज पे। तो वो भी बड़ा अच्छा एस्पेक्ट रहा जजशिप का। और तरह तरह के असाइनमेंट्स किए उसके बाद, क्राइम ब्रांच का लिंक, रेलवे मैजिस्ट्रेट, सिविल जज, ट्रैफिक मैजिस्ट्रेट, सब चीजें करी। अपॉर्चुनिटीज भी बड़े कलरफुल मुझे मिले सारे उसमें। बार वाला जो एक आपने एक सवाल पूछा कि आप एज अ जी यंग जज जब बैठते हो, आपको लगता है नहीं बिल्कुल नहीं देंगे एडजर्नमेंट, हम विल सेट द सिस्टम स्ट्रेट, अब जी कोई डिले जी नहीं होगा। वो एक आइडियलिज्म होता ही है और होना जरूरी भी है, क्योंकि at the end of the day you are there to uphold the law regardless of pressures, regardless of the pushes and pulls, and without fear of favor, without personal ideologies, personal beliefs, friendships, वो सब भूल जाते हो जब बैठे हो वहां। वहां पे न्याय करना है, न्याय अकॉर्डिंग टू द लॉ, न्याय नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट योर नोशन ऑफ जी न्याय इज। तो वो बड़ा करने का वो था। अच्छा, मुझे तो बहुत कॉपरेशन इनफैक्ट बार से मिला। 30,000 में मेरी पहली पोस्टिंग थी। 30,000 बार इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बार्स इन दिल्ली। जी तो बड़ा बड़ा मजा आया वहां पे एंगेज करके, इतनी चीजें सीखने को मिली, इतने सीनियर सीनियर मेंबर आते थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 23-24 साल का मैं था। मेरे पास जो काउंसिल्स आर्ग्यू करते थे, 35 years ऑफ प्रैक्टिस, डॉयन ऑफ द सिविल बार, जी कमिंग एंड आर्ग्यूइंग बिफोर मी, गॉट टू लर्न अ लॉट। पुश बैक भी हमेशा होता है। जी किसी भी कॉन्वर्सेशन में यू वुड वांट टू pass an order, the bar sometimes would sometimes feel it is not in the interest, or it is somehow not proper। हमेशा वो एंगेजमेंट हमेशा चलेगा, यू आर अ ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिशनर योरसेल्फ। बट क्योंकि मैंने देखी हुई थी, आई बीन अ लॉयर, तो मुझे पता था कि क्या जेन्युइन डिफिकल्टीज हैं, तो मैं उसको अकोमोडेट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं जी है कि आई स्ट्रिक्टली बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट फॉर नो रीजन। अब यू आर डीलिंग विद ह्यूमन बींग्स, यार दैट लॉयर आल्सो हैज अ चैलेंज। वो नहीं जा सकता दो कोर्ट में, या कोई डिफिकल्टी हो गई है, ठीक है, सीपीसी कहता है 3 से ज्यादा नहीं दे सकते, बट ये भी कहता है सफिशिएंट कॉज। अब वो सफिशिएंट क्योज क्या है एडजर्नमेंट का, वो आपके हाथ में है। आपको लगता है आप दो उसको अपॉर्चुनिटी। तो बड़ा ना बैलेंस वहां पे क्रिएट करके चलना पड़ता है। कुछ डिसीजंस में पुश बैक मिला भी। तो बट अगेन माय सीनियर जजेस वर एक्सट्रीमली सपोर्टिव, द हाई कोर्ट वाज एक्सट्रीमली सपोर्टिव, बिकॉज माय नंबर्स यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ स्पीक फॉर देमसेल्व्स। डिस्पोजल जो हो, पहले 1-1.5 साल में 3-4 हजार केसेस डिस्पोज ऑफ किए। और try doing quality work, not just numbers ki acquittal करे जा रहे हैं। Used to, every judgment was like a child to me। It was something that I would work on days and days उस पे। I'll sleep over it, I'll try to ensure that I use the right words and contribute, because पता था वो तो इटर्निटी के लिए है। ये जजमेंट्स हम्म ऊपर एपलेट कोर्ट्स में भी जाएंगे। अब प्रेसिडेंट तो नहीं होता, बट अल्टीमेटली इट्स देयर इन द पब्लिक डोमेन, राइट? तो वो हमेशा से था। तो बहुत ज्यादा, एंड जज स्पीक्स थ्रू द जजमेंट्स। उस समय तो मैं पब्लिक कोई आप ले नहीं सकते स्टैंड किसी भी इशू पे, तो जजमेंट्स के थ्रू ही क्योंकि बात करते थे, तो बहुत अच्छा लगता था जजमेंट को पूरा अच्छे से बनाना। एंड द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ कंक्लूजन, हाउ क्लियर शुड इट बी। सो द आर्ट ऑफ जजमेंट राइटिंग वाज वेरी डियर टू मी। आई बीन स्पीकिंग टू जी यंग किड्स at the academies on the art of judgment writing, so that was one of the high points। And then of course after 3.5, 4 years of डूइंग दिस, आई वो रियलाइजेशन मुझे धीरे धीरे आ रहा था कि मैं अब ट्रांजिशन कर रहा हूँ, टू टू दैट पॉइंट जी कि जी जी अब। मैं उस संदेश पे थोड़ा सा आपको पहले पॉज कर हाँ, देता हूँ, क्योंकि मेरे 2-3 सवाल जहन श्योर, में आ गए हैं। ओके, आपने इतनी बड़ी जर्नी की। एक तो आपने बताया कि पहले दिन जब आपने शुरुआत भी की, आपने देखा कि आपको ये 138 का जो दायित्व संभाला आपने, चेक बाउंस केसेस का, तकरीबन 100-150 केस लगते हैं। हम भी जाते थे कोर्ट में उस वक्त, यंग लॉयर भी जाते हैं, देखते हैं कि भाई लाइन लगी रहती है लिटिगेंट्स की। और क्योंकि क्रिमिनल केस है तो अक्यूज़ भी है, कंप्लेंट का होना भी ज़रूरी है, और मतलब एकदम रश्शाकशी रहती है, और कोर्ट खचाखच भरे रहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के, कहीं पे भी देश भर में, चाहे दिल्ली हो चाहे कोई और शहर हो। तो पहला सवाल तो आपसे मेरा ये है कि इतने केस को चलिए आपने तो निपटा लिया, मेरिट है आप में, लेकिन ऐसा कई बार देखा जाता है कि जजेस हमारे बेचारे भी बड़े लिमिटेड हैं, उनके पास बर्डन बहुत है उनके ऊपर। और ये मेरा सवाल बहुत बार आता है, क्योंकि आप जज रह चुके हैं, तो मेरा ये सवाल लाजमी आपसे करना कि जो फंडिंग है सरकार की तरफ से जो होनी चाहिए, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जुडिशरी को और रोबस्ट बनाने में, ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके। देखिए न्याय जो है, न्याय सर्वसंपन्न होना चाहिए और हर एंगल से मिलना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जज की यहाँ ड्यूटी है, क्योंकि जज भी मतलब एक सरकार का और जनता का प्रतिनिधित्व वहाँ पे बन के बैठा है, एक रिप्रेजेंटेटिव बन के बैठा है, और उसकी अपनी लिमिटेशन है। एट द एंड ऑफ द डे दैट पर्सन इज ऑल्सो ह्यूमन बींग। तो अगर आप उसको 150 केस दे देंगे, तो कब वो अगले दिन की तैयारी करेगा? उसकी बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ आपने बताया, आप लिंक जज हैं, आप ड्यूटी मजिस्ट्रेट कई बार बने होंगे, उसकी आपकी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, भाई इंसान है, सोशल एनिमल है, वो जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इन हम ये जो हमारी उलझने हैं हमारी जुडिशरी की, इससे हम कैसे सुलझ सकते हैं? ये सवाल इनफैक्ट मैंने इंदिरा जोग साहब से भी किया था कि ये फंडिंग का जो बड़ा इशू है हमारे देश में, और ये मुझे बड़ा खलता है, क्योंकि बतौर वकील भी जब मैं जाता हूँ और कई बार हमारे क्लाइंट्स हमसे पूछ लेते हैं, अब आप भी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में आप भी देखते होंगे कि सर एडजर्नमेंट्स बहुत मिल रहे हैं,
तकरीबन 1.5 साल से पैंडेमिक ने हमें बहुत चोट पहुंचाई है हमारे देश को, ट्रायल नहीं हुए हैं बाकायदा, 1.5 साल से स्टैंड स्टिल पे चीज़ें आ गई हैं, तो बड़ा एक गंभीर विषय है। तो कैसे हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, कैसे, क्योंकि ये बात तो मैं भी समझता हूँ कि जो जजेस भी जो लोग बनते होंगे वो भी कहीं ना कहीं इस विषय पर चर्चा ज़रूर करते होंगे कि सर फंडिंग नहीं आ रही। बाकायदा जस्टिस ठाकुर का आपको भी याद होगा वो लम्हा जब वो विज्ञान भवन में बेचारे टूट पड़े थे, और बहुत बड़ी कवरेज आई थी उनको कि हम पे तो पूरी समाज बड़ी जल्दी उंगली उठा देता है कि देखिए जुडिशरी कुछ नहीं कर रही, और यहाँ से हमें फंडिंग नहीं आती। जब फंडिंग नहीं आएगी, कोर्ट रूम नहीं बनेंगे, ज़्यादा जजेस मुहैया नहीं होंगे, तो कैसे कैसे होगा, इस पर मैं आपका थोड़ा सा राय जानना चाह रहा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट इशू ये रहा है। जज पॉपुलेशन रेशियो हमारा वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। हूँ जी। 100-150 केस बोर्ड पे लगे हैं, तो आप जितनी भी विद द बेस्ट इंटेंशंस आप नहीं कर पाएंगे, यू आर राइट। दूसरे भी रिसोर्स क्रंच हैं, इसके अलावा स्टेनोग्राफर हैं, बाकी जो फैसिलिटीज हैं, एलमद नहीं है। अब हमारे कोर्ट में एक एलमद 3-3, 4-4 हजार फाइलें मैनेज कर रहा था, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं ही। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो क्वेश्चन दैट वी शुड बी स्पेंडिंग मोर। अब वो क्यों नहीं है, अब अगेन ऑन दैट माय एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी वेरी फ्रैंक अबाउट दिस। आई थिंक this is and because when the judiciary gets empowered, when the judiciary has the right resources and the right competence to pass orders, it is a huge check and balance to the other institutions. एब्सोल्युटली। And I think it is and it's not one government or the other, one establishment or the other. Across establishments, I think the idea is to not let the judiciary realize its fullest potential, because in the system, and it is by design, it's not a case of just misplaced priorities. Let me tell you, it is by design, because ultimately, as I love to tell my young students, that there is nobody in the system as powerful as a trial court magistrate or a trial court judge is. The kind एब्सोल्युटली। of injustices you can correct, आप घर से बाहर निकले आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं जी। अगर आपको दिख रहा है कि कुछ हो रहा है, बट अल्टीमेटली इतने ज्यादा बर्डन हैं कि जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं उसी में हम अपनी टू द सेटिस्फैक्शन नहीं कर पाते। तो इसीलिए आई थिंक कैपेसिटी बढ़ाना, रिसोर्सेज बढ़ाना, फंडिंग बढ़ाना इज एन एब्सोल्यूट नो ब्रेनर। एंड आई थिंक जुडिशरी विद इन द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज बड़ी चीजें हमने इंप्लीमेंट की हैं, रेडी रिकॉनर फॉर इफेक्टिव डिस्पोजल, टेक्नोलॉजी को हार्नेस करना, इसी को एम्ब्रेस करना, जितना कर सकते हैं हो रहा है। But ultimately the solution would come from building more capacity, and that is the only way to also have qualitative decision making there. जी। Ultimately numbers का खेल ही नहीं है सिर्फ ये। This has to be a proper trial, this has to be a where everyone get the fullest opportunity, fair trial भी है, fair investigation भी है। So वो सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं, and if you don't do that, it's a huge problem for the rule of law situation. People start taking law in their own hands if they think कि कोर्ट में नहीं मिलेगा टाइमली जस्टिस, या कोर्ट में मिलेगा ही नहीं, या जा ही नहीं सकते, it's too intimidating. It's a huge problem, especially after the pandemic. I think the way we've not been able to get our act together in deciding cases and letting cases continue. मैंने काफी बार इस पे बोला है, जो अर्जेंट केसेस का कैटेगराइजेशन है कि सिर्फ अर्जेंट ही सुनेंगे, द ह्यूज प्रॉब्लम, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द एक्सेस टू जस्टिस इज एन एसेंशियल सर्विस। कोई लग्जरी तो है नहीं जस्टिस, राइट? क्रिमिनल साइड पे भी, सिविल साइड पे भी। किसी कि अगर कोई स्मॉल ट्रेडर है, उसका कोई 1 लाख रुपए का रिकवरी सूट है, उसके लिए तो वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। हम उसको नहीं कह सकते हम 3 साल बाद आपको वो सुनेंगे इस केस। चाहे हम स्कैन करें फाइल्स, चाहे हम आउटसोर्स करें ये प्रोसेसेस, क्लाउड पे सारा डालें, कुछ भी करें, हम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर नॉट एबल टू डिलीवर एंड डिस्पेंस जस्टिस, people are going to get disillusioned with and have no faith, which would be problematic, because judiciary is the only institution that still commanded a lot of faith relative to the other institutions. जी। लोगों को लगता था कि नहीं, अगर बाकी काम करे तो जुडिशरी में फिर भी मिलेगा न्याय, वहां सुनवाई होगी। Now because of the pandemic and all of these things, that also is under great stress and pressure, and we really need to do something immediately to sort of set things on the right course. जी, बड़ी पेचीदा बात आपने कह दी, और जैसे कहते हैं कि आपने बतौर जज की भाषा में बात कही, मैं वकील की भाषा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन क्योंकि आप जज कार्यरत रहे, और जैसे कि कहते हैं ना कि कैसे कहूँ मैं कि वो बेवफा है, मुझे उसकी मजबूरियों का पता है। तो आपको पता है, आप बतौर जज रहे हैं, आपने मजबूरियाँ देखी हैं जजेस की भी। कई बार ऐसा भी देखने को हुआ, जब मैं भी अभी ट्रायल कोर्ट जाता हूँ या बहस करता हूँ, तो मजिस्ट्रेट की आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की कि देखिए पावर तो बहुत होती है, क्योंकि क्रिमिनल केस जन्म वहीं लेता है। अगर आमतौर पर मजिस्ट्रेट ट्राइबल कोर्ट का है, अगर सेशन ट्राइबल भी है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होनी है। हिरासत अगर किसी की हो जाए, अरेस्ट हो जाए, तो 24 घंटे में कानून कहता है कि आपको लाना है, मजिस्ट्रेट साहब के सामने रखना है उस बंदी को। पर कई बार ऐसा भी दिखाया जाता है कि
जो यंग मजिस्ट्रेट, और यहीं पे मेरा वो जो पिछला सवाल था कि वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी है कि नहीं, एक बार कहीं इसलिए उभर के आता है क्योंकि कई बार यंग जजेस को मैं देखता हूँ कि थोड़े से सकपका जाते हैं, कि एक भय होता है भीतर कि अगर हम इसमें कुछ एडवर्स ऑर्डर पास कर दें, ऐसा ना हो कि सीनियर जज हमें रेप्रिमांड कर दे, और अगर आप उनको कानून भी दिखाना चाहें कई बार तो वो उस कानून को तवज्जो नहीं देते, ना उसको ऑर्डर में रिफ्लेक्ट करते, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पहले मुझे याद है पुराने जो बड़े बुजुर्ग वकील हैं कहते थे कि जिमनियाँ हुआ करती थी, जैसे अगर आप अमेरिकन कोर्ट्स में देखें तो ट्रांसक्रिप्ट होती थी, हमारे कोर्ट में भी हुआ करती थी, एक जूरी सिस्टम हुआ करता था बकायदा, अब वो नहीं है। अब सिर्फ एक वकील और जज का सिस्टम है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी प्रॉब्लम है क्योंकि दे आर ऑल्सो लेस इन नंबर्स। तो आपने भी आई एम श्योर प्रॉब्लम फेस की होगी कि वो एपीपी साहब हैं, पता नहीं कि कब आएंगे कोर्ट में, क्या होगा, तो अमूमन डेट्स लग जाती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं डिजिटाइजेशन के साथ, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं हम सभी की बदलें, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी है सिस्टम में, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जो जस्टिस सीकर है, अगर किसी इंसान की अरेस्टिंग हो जाती है, कोई मजिस्ट्रेट छुट्टी पे उस वक्त, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बोले कि हाँ जी मैं देखूंगा, कि कई बार ड्यूटी मजिस्ट्रेट पल्ला झाड़ लेते हैं इस चीज़ से। एंड विद ऑल डी रिस्पेक्ट आई एम सेइंग, बिकॉज एज अ लॉयर आई हैव सीन दिस हैपन विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स, विद पीपल आई नो। तो बड़ा खेद होता है ये सब देखते हुए कि इतना बढ़िया सिस्टम है हमारा, इतने अच्छे लोग हैं जो जजेस हैं, इतने ऑनेस्ट जजेस हैं हमारे जुडिशरी में, पर उनको अगर हम वो फैसिलिटीज़ नहीं देंगे और उनको हम इतना बर्डन कर देंगे, तो वो कैसे डिस्चार्ज करेंगे सारी चीज़ें। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी एक तो एक परेशानी का विषय हम सभी के लिए। और आई थिंक कलेक्टिवली वी ऑल हैव टू कम टुगेदर, बीट कोर्ट्स, बीट जजेस, बीट लॉयर्स, बीट पॉलिसी मेकर्स। और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं जो हम वर्ड पॉलिटिक्स इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो, पार्टी लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, वो नहीं चाहेगी कि सशक्तिकरण हो हमारे जुडिशरी का। क्योंकि अगर फटाफट न्याय मिलना शुरू हो गया तो बहुत सारी एफआईआर भी कटेंगी और बहुत सारे अरेस्ट भी होंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल वेंडेटा में जस्टिस का मिसकैरेज होना शुरू हो जाए इस देश में। तो ये सारी चीज़ों को बड़ा तवज्जो देना पड़ता है जो आपने बताया। इसके बाद आपने बताया कि आपने निर्णय भी लिया, तकरीबन 4 साल आपको हो गए थे जुडिशरी में कार्यरत, और आपने इसके बाद लूथरा एंड लूथरा की तरफ अपना पाथ अग्रसर किया, वहाँ पे आप बतौर पार्टनर भी कार्यरत रहे। तो वो जो ट्रांजिशन, जो डिसीजन रहा, सरल था कि कठिन था, एक तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि इतने बढ़िया आप जज रहे हैं, आपने इतनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज की, सिविल जज, आपने बताया रेलवे जज, मजिस्ट्रेट, सभी आपने भूमिका निभाई है इसमें, और सीनियर जजेस के साथ भी कई बार आपकी वार्तालाप रही, डिस्कशन हुए। तो ये जो ट्रांजिशन रहा, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि वॉज इट ईजी, वॉज इट टफ, और फिर लूथरा एंड लूथरा का जो आपका जो कार्यकाल रहा, उसमें कितना मुश्किल था, नाउ फ्रॉम बीइंग अ जज अगेन बीइंग coming back to the role of a lawyer. uh, the decision was both easy and tough. I'll tell you why it was easy. Easy इसलिए था क्योंकि मैंने मेरे जो डीएनए था, जो मेरी जो जेनेसिस है, वो तो एज अ लॉयर ही थी। मैंने ऐसे ही कानून सीखा है, ऐसे ही विजुअलाइज किया है, और that's also what really got me going, the ability to argue a very difficult point, the ability to make a case, the ability to strategize, the ability to read between the lines, the ability to demolish the testimony of a difficult witness on the stand, the ability to convince a judge in a totally different jurisdiction जहां आप कभी नहीं गए, उनके सामने बहस करके उस पॉइंट को बता पाना, और किसी को कन्विंस कर पाना who's taught not to believe in you. जी। मतलब जजशिप में तो एक्स स्केप्टिसिज्म सिखाया जाता है कि आप हमेशा स्केप्टिक रहें, स्पेशली ऑफ द ग्लिब वंस, यू नो तो उस जी। विल को मोल्ड कर पाना इन दैट हम्म, सेंस हम्म, is that was extremely challenging, right? That's as a judge तो of course different तरह के challenges हैं, difficult cases को decide करना है, अपने reason को justify करना है, reasons record करने हैं, fidelity to law and facts, but at the same time as a judge you decide one way or the other, and the matter is outside your board. If functus officio हो गए, then the appellate revisional court would look at it. But the lawyer's task in that sense is a different challenge. I loved that challenge, and I also missed that challenge while I was a judge. Now judgeship is beautiful, बहुत अच्छी opportunity है contribute करने की societally and law wise also, but I still miss that because मैंने वो experience कर लिया था 1 साल में, और father को देखते हुए experience कर लिया था। तो मैं उस बात को हमेशा मिस करता था। फॉर मी, एज आई से, आई मीन, आई ट्राइड बीइंग अ गुड लिसनर एज अ जज, एज पेशेंट एज आई कुड बी, बट जजशिप रिक्वायर्स reservoirs of patience that run deep and never dry up. जी। Enormous amount of patience. So I tried doing that, but then I thought, no, I love more when I argue. As simple as that. Persuasion, argumentation, publicly लिखना issues पे बात करना, पढ़ाने का बहुत शौक था. I always wanted to have that strong relationship with academia, which is something you and I share. जी। So wanted to keep going back to the classroom.
with the classroom adding to my court and my court adding to my classroom. ठीक है, combining the action of the courtroom with the जी। peace of academia. और बतौर जज बहुत आप बहस इंपॉर्टेंट नहीं था कर वो सकते मेरे लिए. वकीलों से, नहीं तो बार बुरा मान जाती है। नहीं, जी। बट मैंने तो बड़ी बहस करी इनफैक्ट. जी। और कई बार ऐसी नौबत आ जाती थी कि मैंने समराइज किया दैट दिस प्लेंटिफ, दीज आर योर कंटेंशंस, डिफेंडेंट योर कंटेंशंस, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? द poor lawyer would say this is all that we had to say, you've summed it up all. जी। बट अगेन आई ट्राइड एनकरेजिंग यंगर लॉयर्स. मेरा क्योंकि वो खुद मुझे सेटबैक्स मिले थे तो मैं कोशिश करता था कि उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिले. जी। बट मैंने फिर ये रियलाइज किया कि ये चीजें मुझे मुझे इसमें ज्यादा खुशी मिलती है. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट हाउ हैप्पी यू आर एट द एंड ऑफ द डे. एंड दूसरा मुझे ये था कि जजशिप जो है ना, वो मेरे हिसाब से इन माय लाइफ शुड कम, और आई शुड कंसीडर दैट एट अ लेटर पॉइंट ऑफ टाइम. I became a judge way too young at 23. I wanted to experience things. I wanted to do different kinds of matters. I wanted to travel. I wanted to write. I wanted to grasp the entirety of human experience. एंड तो वो उस तरह की लाइफ मुझे बहुत अपील करती थी. वो वाली लाइफ बहुत ज्यादा कंपैटिबल नहीं है विद द जजेस लाइफ. एज अ जज यू आर टॉट टू बी रेटिसेंट. आप यू आर रिजर्व्ड इन योर ओपिनियन, यू कांट बी टू सोशल, और वो सारी चीजें हैं. तो मैंने सारी चीजें बैलेंस करके मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा दैट जजशिप इज वेरी डियर टू मी बट एडवोकेसी इज डियरर. And this is a point in my life at 26 27 where I can take a call and I can reinvent myself. Law तो मुझे आता है और अपने अच्छा भी लगता है, एंड स्ट्रगल से कभी मैंने पीछे हटा नहीं. पता था दिस वुड बी अ डिफिकल्ट ट्रांजिशन इन दैट सेंस. अभी भी कोई ऐसा नहीं था कि देयर वुड बी अ रेडी स्ट्रीम ऑफ ब्रीफ्स और बनी बनाई चेंबर है और कुछ है, कुछ नहीं था ऐसा. पता था जीरो से ही स्टार्ट करना है फिर भी. तो ये सब होते हुए भी, बट क्योंकि शौक, पैशन इतना था, ये वाला कॉल लिया. व्हेन आई पुट इन माय रेजिग्नेशन बिफोर माय डिस्ट्रिक्ट जज इन द हाई कोर्ट, they asked me to take 2 months off and go to the hills and cool it off because your grading is excellent, you came in so young, आप 23 में आ गए हो, you're the first ranker. तो एक होता है जुडिशरी में कि आपकी रैंक से और परफॉर्मेंस से आपके प्रमोशन के प्रोस्पेक्ट्स गवर्न होते हैं. जी। वो ट्रैजेक्टरी सारी बनी होती है. तो लोग मुझे कहते हैं आप इस साल में वहां वहां होंगे इस ऑफिस पे. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग वेयर एंड व्हाट नॉट. But I said that's okay, that's all very very good, but I still, this is where my heart lies. So then the had a lot of discussions both at the high court level, at the district courts. वो 3-4 महीने मेरा रेजिग्नेशन ही एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने. वो मुझे कहते थे नहीं नहीं आप वापस जाओ हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे. आपका तो केस अर्जेंट होता था। जी। मेरा केस एडजर्न होता था. तो बट अल्टीमेटली आई वाज परसिस्टेंट कि नहीं मेरे को करना है ये. फिर just some of the judges who've been my mentors, they were also very very supportive. They had also spent a lot of years at the bar. They knew what practice means, and how satisfying that life also is. Then they supported me in my decision, and then I started. फिर question ये आया कि भाई this is what we've done, अब क्या करें? Should we go independent as a counsel from day one, or should we learn the art? And if we want to learn the art and work with somebody else, should it be a senior counsel or a counsel or a law firm? Then I decided, I know the first principles and I'm fairly sure of my fundamentals in law, constitution, IPC, CRPC, everything. What do I do not know much about? Because I have to learn. Then I said arbitration, white collar crime, transactional work, M&A, IBC, all of those things. I said, this is what I want to learn, because बहुत ज़्यादा exposure उस stage तक नहीं था. Then I took some time off. जितना मेरा resignation accept नहीं हुआ, 4 महीने I dive deep into books and learning and reading everything there was to read about. For instance, the Arbitration Act, Red Fern Hunter, Gary Bond, सब पढ़ डाला उस समय में. फिर सवाल ये आया कि हाँ ये सब पढ़ना तो है. एक तो हो गया आपका नॉलेज बेस, जो चीज आपको नहीं पता. दूसरा है स्टार्ट किधर से करें. Then I got in touch with my with somebody who was a partner at Luthra, Mr. Luthra, Mr. Sondi. I got in touch with them because मेरा एक सीनियर जो था वो वहां पे था उस समय. तो मैंने उससे फोन करके पूछा, मैं कहा व्हाट इज दिस सीन लाइक यार, मैं तो मतलब 5 साल से प्रोफेशन से सो टू स्पीक दूर हूँ, इंटर्नशिप कभी की नहीं है किसी लॉ फर्म में, इनफैक्ट इंटर्नशिप वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं की, मुझे बताओ व्हाट इज द लैंडस्केप लाइक. He said this is how law firms function and this is how chambers function. सारी चीजें मुझे समझाई. मुझे लगा this working in a tier 1 law firm, looking at commercial litigation, very important experiences for me to have. Spoke to Mr. Luthra and everyone at the firm, Mr. Sondi, got the vibe. जो टीम थी वहां पे डिस्प्यूट्स की, एवरीवन वाज पैशनेट अबाउट लॉ.
willing to go the extra mile, learn, and working on very very interesting cases, both on the criminal law side, international arbitration. बहुत ही interesting cases भी थे. So then I decided that I would joined them as a counsel first, and started working on those cases. Got my first arbitration there, got my first corporate criminal liability trial there. We were there in the 2G matter, some other interesting arbitrations. तो ringside view फिर से मिला. अब रोल तो बड़ा अलग है. कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, जी। ट्रांजिशन. अब आप, ये तो है नहीं एक कैप उतार दिया दूसरा कैप पहन लिया. आई हैड ग्रोन अप एज अ जज इन दैट सेंस. 4 साल बिताए थे, वो ही मेरी पर्सनालिटी थी. इनिशियली इनफैक्ट ये था, जब मैं मेल्स लिखता था, नया नया आया था फर्म में, तो मेल्स लिखता था या लीगल ओपिनियन लिखता, तो ऐसे लगता था मैं जजमेंट लिख रहा हूँ. It was almost like in the end I'll pronounce that this is what राइट। it is, but I'm giving a legal opinion. A lawyer writes very differently, a lawyer drafts very differently. मतलब you plead, you ask, you request, you place reliance on things, you don't hold things. But I used to write in a very imperative language जी। because that was my schooling as a judge. तो वो I obviously was quick to recognize that. My seniors were very kind to help me with that. तो वो change किया कि imperative से आप you come in a position where you have to not decide, you have to be persuasive. वो जी। किया. Lot of things about client handling. See, had no real interaction with people, right? I wasn't a service provider as a judge, but as a lawyer you are, as a firm one is. So talking to people of business and finance, general counsels, other people of finance, CFOs of the world, so speaking to them got me an insight into how businesses function, how boards function, how corporate governance functions. Why do companies decide the way that they do? How do they make an investment? On what terms? Commercial law, finance law, trade law, accountancy, business. I had very little exposure to this so far. Then I started thinking like cost benefit analysis of a litigation or not, strategy, the court of public opinion, PR, senior counsels, briefing, whatever big law entails, big matters. 20-20 लोगों की टीम काम कर रही है एक मैटर पे. So वो सब चीजें सीखी. Learned how to brief a counsel. वो भी स्किल नहीं आती थी. जी। बिकॉज आप शुरुआत की एज अ यंग काउंसिल ऑन माय ओन, खुद ही लीडिंग है, खुद ही ब्रीफिंग है, खुद ही सोलिसिटर है, तो ड्राफ्ट भी खुद ही कर रहे हैं, फाइल भी खुद ही कर रहे हैं. तो ब्रीफिंग वाला सीखा. That senior counsel has would not have a lot of time. How do you be pointed? How do you make your cases like an elevator pitch? How do you sell the sizzle first in the first 30 seconds? Everything else can wait. How do you be more direct in your expression? How do you be more persuasive? वो चीजें सीखें. Got to work with the best senior counsels in the business. When you're working on big matters, the best minds get together, or the top minds so to speak get together to work on those. तो बहुत कुछ सीखने को मिला वहां पे, उसको ऑब्जर्व करके, ब्रीफ करके. So yeah, in this process got to learn a few things, and the transition, just to answer that in a line again, was easy and difficult both. But I see it as a journey which has been extremely enriching, because I've just been into law for 9-10 years. एंड तो वो बड़े यूजफुल रहे पर्सपेक्टिव्स, बिकॉज मुझे याद आता था जब मैं कोर्ट में खड़ा हूँ कि हाउ व्हाट वाज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ लॉयर, व्हाट वर द डिमांड्स ऑन माय टाइम, कितने केसेस हैं, मैं क्या सुनना चाहता था उस समय, मुझे भी वैसे ही करना है. सो आई कुड जस्ट had step out of my own skin in that sense and deliver those expectations, or at least try to. So वो चीज बड़ी important थी. और evidence और CRPC, this was like bread and butter, right? We were जी। doing trial every day in and day out. तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा वो था. तो वो काम भी आया मुझे, बिकॉज आई न्यू कि यार केस डायरी आप मैजिस्ट्रेट से साइन करा सकते हैं एट द टाइम ऑफ रिमांड. दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स में यहाँ लिखा, बिकॉज आई हैव बीन साइनिंग केस डायरीज माई सेल्फ. करेक्ट। तो ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के घर पे आप बेल एप्लीकेशन आर्ग्यू कर सकते हो, शाम को फोन पे कर सकते हो. तो वो सारी चीजें देन हेल्प मी डू जस्टिस टू द ब्रीफ्स दैट आई वाज ऑन. And never a dull day, yaar. Been a fantastic few years. नहीं, इतना जो आपने ट्रांजिशन की बढ़िया बात की, कभी ऐसा भी लगा क्योंकि इतने आप मेहनत का जज रहे और इतनी मेहनत की आपने शुरुआती अपने तौर पे लाइफ में, कि जब आप फर्म में आपने बोला कि भाई 20-20 लोग की टीम होती है, फैंसी मैटर्स होते हैं, हम बिग लॉ की यहाँ बात करें, कभी आपको लगा यार 20 लोग की ज़रूरत नहीं, मैं अकेले ही सब कुछ कर सकता हूँ? नहीं, हाँ, तो शुरू से ना प्रॉब्लम ये तो रही है मेरे साथ, my overestimation of my own abilities to the extent of being delusional sometimes. But वो उसका ना upside भी है एक, as somebody said, that people who sort of do that impossible don't know that it is impossible. तो मुझे पता ही नहीं था, तो कर ही डाला. फिर अगर मैं रुक जाता वहां पे कि मैं नहीं कर सकता, तो शायद मैं नहीं करता, फिर मैं हेज करता बेट्स अपने. तो वो फायदा भी था, उसका नुकसान भी था. चेक भी किया उस चीज को, बिकॉज कोर्ट जो है वो इज
really a very humbling place also in that sense. Yes. You get tested on everything, in your assumptions, in your preparation, in what you think is your knowledge of law. You're tested by the judges, you're tested by the opposite counsel, you're tested by everything. So वो जो testing वाला phase आया ना, वो था बड़ा important, because that helped me purify my beliefs, crystallize my law, crystallize my thinking. वो trial by fire था in that sense. So try to marry the two, the belief in myself, the core belief in my values and my understanding of law, and of course wanting to learn more and more, and the curiosity to learn more and more. And so that ensured that I had a terrible work-life balance all these years, where I was burning the candle at both ends. My जी mom, used to love calling me a part-time family member. तो वो वाला टाइम रहा पिछले 4 साल जी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम जुडिशरी, 4-5 years. बट अगेन ग्रेट लर्निंग कर्व. जी, आपने जो बताया कि बर्निंग द कैंडल्स एट बोथ एंड, इट रिमाइंडेड मी ऑफ दिस फ्रेडी मर्क्यूरी मूवी अभी जो आई थी कुछ साल पहले. सो आई थिंक हिज गर्लफ्रेंड और हिज लवर सेज, यू आर बर्निंग द कैंडल्स फ्रॉम बोथ द एंड, एंड ही सेज बट द ग्लो इज डिवाइन. सो वो मज़ा अलग है, उसकी खाई अलग होती है. और साथ ही एक मेरा सवाल आपसे और है, आपकी जो लूथरा की जर्नी रही, बिकॉज अब आप जज से एक वापस वकील बन गए थे, और आपको पता था कि एक जज का माइंडसेट क्या होता है, स्पेशली व्हेन यू आर कंडक्टिंग ट्रायल्स. चाहे आप आर्बिट्रेशन करें, चाहे आप ट्रायल्स कंडक्ट करें, आपको एक जिसकी मेंटालिटी, एक मेंटल मेकअप का रहता है. पर हाउ समटाइम्स फ्रस्ट्रेटिंग कैन इट बी एज अ लॉयर व्हेन यू नो द माइंडसेट ऑफ अ जज, और आपको लगता है तब भी जज आपकी बात नहीं मान रहे क्योंकि आप तब भी सही हैं. तो हाउ डू यू हैंडल दैट? That's again, I've been frustrated a lot myself. Those are you have a point sometimes, and you think it's a valid point, but there is resistance and there's pushback from the bench who's looking at it in a totally different way, which you जी. think is not the legally correct way. But again, at the end of the day, somebody wise said, possibly my mom, that there are no good or bad judges, there are good or bad lawyers. At the end of the day, that's that person, whether it be a trial court judge, high court, supreme court, or an arbitrator, that judge has the ability to decide. You have to, of course, try to understand him as well as you can. That quality of otherness, जो compassion है, empathy है, चाहे वो आपको किताबों से वो मिले, चाहे आपके जिंदगी के एक्सपीरियंसेस से मिले, या आपकी अपनी इंट्यूशन से मिले, आपको उसको समझना है, बेटर समझना है, और उस तरह से उस इंफॉर्मेशन को देना है कि that person finds it palatable and you're able to convince. You try as best as you can, but as a lawyer, the fact that you've done all that you could, I think that's your vindication as a lawyer, जी. right? And then you live to fight another day in an appellate court or in a challenge. That's always there in that sense for you. But the satisfaction of doing a job well and having your moral compass intact, doing it well by the right way, the right means, that's a vindication by itself for your clients, for yourself. And what's outside your hands is outside your hands. जी. That's the एक nature of the beast. Yeah. जी जी एक एक मेरा फॉलोअप सवाल आपसे और भी है, एंड दिस टाइम आई एम कंपेयरिंग द जुडिशरी विद द लॉ फर्म इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड द मेंटल मेकअप. क्योंकि जब आप जज होते हैं, आपकी एक टीम होती है, आपका कोर्ट स्टाफ आपके साथ है, आपके अलमद हैं, आपके टाइपिस्ट, स्टेनो वगैरह, बाकी लोग, हो सकता है कुछ बच्चे भी इंटर्नशिप करने आ जाएं. और जब आप लॉ फर्म में होते हैं, जब आप पार्टनर बन जाते हैं, तो आपके नीचे एक टीम काम कर रही होती है, आपके एसोसिएट्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं. ज़्यादा ट्रेनिंग किसको आपको लगता है ज़रूरत है? ये जो बच्चे ऑलरेडी फर्म में उनको, या जो कोर्ट में आपके साथ रहते हैं उनको, या बराबर की ट्रेनिंग की सबको ज़रूरत है? ट्रेनिंग की तो हर जगह ही जरूरत है. अलग अलग तरह की ट्रेनिंग है वो. अब फॉर एग्जांपल, as after I worked for about a year or two at Luthra as a counsel, then I became a partner, then had the opportunity of leading a team, 7-8 lawyers, interns and others, paralegals, court clerks, everyone. uh, that was good learning for me in a lot of ways too. I personally found that there are different kinds of demands. That law firm culture would teach you certain things. Working at a law firm would teach you certain things, to be very जी. thorough with the documents, to be, because the stakes are incredibly high, और आपका वो role है in that matter in a law firm as a A0 or a associate with 2 years. You have to be on top of documents. You learn to write well because you are engaging a lot with, in that sense, sophisticated clients and corporations. आपको email लिखना बड़ा अच्छे से आ जाता है, drafting आपकी better हो जाती है, थोड़ा सा filtering है in what kind of people come to the firms, and then the firm also works on them and polishes them in that sense. So जी. those are the upsides of getting into a firm and training the way that you do in corporate matters.
बट अगेन एवरीथिंग एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप वो फर्म में वो सब चीजें सीख रहे हैं, बिग लॉ देख रहे हैं, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कर रहे हैं, फॉरेन काउंसिल के साथ काम कर रहे हैं, but then you are missing out on certain things. For instance, the courtroom work, the footwork in the court is something that you are slightly alien to, because lead करने के मौके नहीं मिलते big हाँ, matters में आपको। जी, आपको कई बार लगेगा कि मैं थोड़ा alienated feel कर रहा हूँ, you know, I'm a small cog in a giant wheel of big law। तो अगर आपके अंदर वो फियर्स इंडिविजुअलिटी है तो कहीं बार आपको वो थोड़ा करेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर है वहां पे, यू नो, स्टेक्स आर बिग, टू मेनी पीपल। तो अपसाइड डाउनसाइड्स की मैं बात करूं तो लॉ फर्म में, यू नो, एज अ यंग एसोसिएट यू लर्न अ लॉट, अ सर्टेन काइंड ऑफ स्किल, बिकम मोर पॉलिश्ड इन दैट सेंस। बट कोर्ट रूम फुटवर्क आप मिस करोगे, द एबिलिटी टू लीड आप मिस करोगे। अगर आपको अच्छा लगता है शुरू से ही आर्ग्यू करना, वो अपॉर्चुनिटीज बहुत ही कम आएंगे और या फिर ना के बराबर आएंगे। तो ऑन द अदर हैंड, यू नो, इफ यू आर वर्किंग ऑन योर ओन तो मेंटोरशिप नहीं है, you don't get to work on matters which are very very complex, तो वो जी, एरिया ऑफ लॉ ही नहीं आप एक्सप्लोर कर पाते। कई बार आप बेसिक मैटर्स ही कर पाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर्स की जानकारी नहीं है आपको, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कुछ हो गए। तो हर चीज के अपसाइड डाउनसाइड्स हैं, और यू नो, एंड इट्स अ लर्निंग कर्व। But you know, if you ask me, and I'm sort of taking the liberty of extending the question myself. जी, जी, If you ask me, as a young, and all the young listeners out there, I think it's good to start with a generalist practice chamber initially in the few years. उसके बहुत सारे upsides हैं, मौका मिलेगा आपको कोर्ट में ज्यादा जाने का, टू बी देयर एंड ट्राई एंड डू मैटर्स योरसेल्फ, वो इंडिपेंडेंस रहेगी। और आपके सीनियर हैं, अगर हैं, जनरल प्रैक्टिस करते हैं लिटिगेशन साइड पे, तो बहुत अलग अलग तरह की चीजें आपके पास आएंगी जो सीखने का मौका मिलेगा, और एक चीज की अंडरस्टैंडिंग आपको दूसरे में मदद करेगी। एक सिविल मैटर आपको एक बेहतर क्रिमिनल लॉयर भी बना सकता है, इफ यू रीड इट राइटली, एंड द जी, अदर वे अराउंड। तो एक क्रॉस फर्टिलाइजेशन, एक जनरलिस्ट प्रैक्टिस, एक रिलेटिवली स्मॉल टू मिड साइज चेंबर में इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट अकॉर्डिंग टू मी, in if you are starting your journey of law। Yeah। जी, जी, इतना इतना आपने बढ़िया जवाब दिया, लेकिन मेरा एक एक छोटा-सा सवाल और आ रहा है, क्योंकि इट्स इट्स लाइक वन लॉयर टू द अदर, और बड़ी बेबाकी से बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा पूछ ही लेता हूँ। जब हम जज मैं देखता हूँ, और लोअर जुडिशरी में जब हम फाइलिंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की फाइलिंग काफ़ी आसान मानी जाती है, क्योंकि उसमें रजिस्ट्री थोड़े से दिक्कतें कम करती है वकीलों के लिए, ऐसा माना जाता है और ऐसा देखा गया है। जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो रजिस्ट्री एक ऐसा एक ब्लॉक बन जाता है हम लोगों के लिए, एक इम्पेडिमेंट आ जाता है कि कहते हैं कि भाई जज साहब को ये नहीं पढ़ा जा रहा, तो ये थोड़ा सा डिम है, तो ये मार्जिन की कभी कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब बाकायदा जो आपने प्रॉब्लम नहीं भी सोची होती है वो उठा के लगा देते हैं। उनकी ट्रेनिंग होती है, पीएचडी होती है उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने में। तो मैं समझता हूँ इसमें जो एक लिटिगेंट है या जो एक मेहनत का वकील है, उसका वक्त बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी, चाहे वो फर्म हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो जो किसी लॉयर को एंगेज कर रही हो, और रजिस्ट्री वहाँ पे बड़ा सा रोड ब्लॉक अपना खड़ा कर दे। और ये सिस्टम को इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है, बिकॉज बाय एंड लार्ज कई बार बतौर वकील और यंग वकील आपको जाके रजिस्ट्री को समझाना पड़ता है, देखिए मैं आपको अंडरटेकिंग दे रहा हूँ, मैं जैसा आपके सामने बहस कर लूँगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लीगल ट्रेनिंग की कुछ कमी मुझे इतने सालों की अपनी प्रैक्टिस में थोड़ी सी खटकती हुई दिखती है। और मैं समझता हूँ नुकसान तो जनता का हो रहा है इसमें, अगर आप किसी का मैटर रोक दे रहे हैं जिसकी अर्जेंसी है, जिसको सुनना है। और खासकर अगर हमारे ट्रायल कोर्ट के जो जज हैं, जो मेहनत कश हैं, चाहे वो सेशन जज हों, चाहे मजिस्ट्रेट हों, चाहे सिविल जज हों, वो जब वही डॉक्यूमेंट पढ़ के निर्णय दे सकते हैं, तो हाई कोर्ट में ये ऐसी हमें प्रॉब्लम क्यों फेस करनी पड़ रही है, इसमें मैं आपकी राय जानना चाहता नहीं, बहुत बहुत वैलिड ये कंसर्न है। देखिए, रजिस्ट्री, the kind of animal it is, I've not been able to understand in my own life. The kind of objections, the bureaucracy of it all, the red हूँ। जी, tapeism, I've always been a very very fierce opponent of it। मैंने उसको resist किया है, बिकॉज अल्टीमेटली, मतलब मैं तो उस एथोस से आया हूँ या पढ़ा हूँ कि जस्टिस महमूद का एक किस्सा हम अकेडमी में डिस्कस करते हैं, कि जी, उनके दरवाजे पे कोई खड़ा था और उसने एक गुहार लगाई कि यू नो मेरा ये प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा, दिस इज कोट अनकोट एप्लीकेशन इन द आइज ऑफ लॉ। कोई लॉ नहीं कहता कि एप्लीकेशन राइटिंग में होनी चाहिए, जी, ये ओरल एप्लीकेशन में ट्रीट कर लेता हूँ, एंड आई टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस केस। दैट वाज द जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच, यू नो, दैट शुड बी टिपिकल ऑफ जजेस एंड कोर्ट्स इन दैट सेंस। ये यू नो, इसमें सारा जस्टिस कहीं ना कहीं खो जाता है। एक ये है, लिटिगेंट्स के लिए जी, तो प्रॉब्लम्स हैं ही। दूसरा, इट लीड्स टू अ वेरी अनइक्वल, you know, structure where more sophisticated, you know, chambers or relatively bigger law firms which would have more resources dedicated to clearing objections and filing may be able to sort of get their matters listed quickly and get an outcome quickly than, you know, a younger counsel who doesn't have that time, or you, and it's
unfair for one to be expecting him to be doing that. And at the end of the day, these registries and the courts, you know, we the litigant doesn't exist for them. It's the other way around. जी You know, it's a court as a service or justice as a service. You know, इंसाफ को आपको हर डोर स्टेप पे लेके जाना है, हर उस पे लेके जाना है। अब इतने एंट्री बैरियर्स खड़े कर देंगे काफका ऐसे उसमें, then that's clearly a problem and should be worked on. And अल्टीमेटली यू नो एक एक ये भी होता है कि बड़ा ना इसको ग्लैमराइज भी किया जाता है। मैंने ये भी एक अनफॉर्चुनेट टेंडेंसी देखी है कि जी रजिस्ट्री में धक्के खाना और यू नो ये सब चीजों का पता होनी चाहिए, लीगल चीजें, कोई उसमें दो राय नहीं है, प्रोसीजर जानना चाहिए, प्रोसीजर क्योंकि जरूरी है न्याय करने के लिए और इनजस्टिस को प्रिवेंट करने के लिए प्रोसीजर जरूरी है, जी राइट? इट्स अ हैंडमेडन ऑफ जस्टिस इन दैट सेंस। बट अगेन टू बी जस्ट सेइंग कि नहीं 2-3 साल 4 साल आपको करना ही है ऑब्जेक्शंस क्लियर और ये सारी चीजें, आई थिंक it's in that sense a waste of human potential and इसीलिए काफी सारे बच्चे एलियनेट भी हो जाते हैं लिटिगेशन जी से। ये जी धक्के खाना और ये सारी चीजें जो होती हैं, इसको डबल कॉपी कराओ, 4 बार साइन कराओ, इधर भी अटेस्ट कराओ, उधर भी अटेस्ट कराओ। आई मीन भागते आई हैव नेवर भेड़िया हैड किस तरह अपनी जी मच एब्सोल्युटली आई हैव नेवर हैड अ लॉट ऑफ एपेटाइट फॉर दिस। बट अगेन जब चीजें हैं, दोज आर द रूल्स ऑफ द गेम, तो उसको कंफर्म भी करना है एज यंग काउंसिल। जहां पुश बैक करना है पुश बैक भी करना चाहिए, to sort of before the registrar, before the court or wherever you can push back। से मुझे याद आया मेरा पहला जो मैटर था सुप्रीम कोर्ट में, जी पहला मैटर ले लिया, एक एसएलपी ले ली मैंने। डेमोलेशन का केस था, पंजाब एंड हरियाणा से एसएलपी आई थी, डेमोलेशन के ऑर्डर हो गए थे और 7 एक दिन का शायद समय मिला था। मेरी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लिस्ट नहीं हो पा रही थी जी ऑब्जेक्शन की वजह से, बिकॉज मैं अकेला था और मेरे साथ एक एओआर साहब थे। कोशिश करते रहे, अब इतने सारे पेपर्स थे, किसी का कुछ नहीं है कुछ नहीं है, वो रजिस्ट्री में लटका रहा। फिर नौबत ये आ गई कि कल बुलडोजर चढ़ जाएंगे और वो सारी जो दुकानें हैं वो तोड़ देंगे, लोगों के लाइवलीहुड चले जाएंगे क्योंकि टाइम निकला जा रहा है। मेरे एओआर ने मुझे एडवाइस किया कि भरत नहीं करना कुछ ड्रास्टिक। मैं कहा नहीं, आई एम गोइंग टू द कोर्ट एंड आई एम गोइंग टू से ऑल ऑफ दिस बिफोर द कोर्ट, दिस इज हाउ ब्यूरोक्रेटिक थिंग्स आर। वही वाली बात है ना, आपको पता नहीं होता कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं या आप क्या करने जा रहे हैं इन जी दैट ignorance is bliss state and that head full of idealism। I went to the court। This was, I don't know how I got to know कि उस कोर्ट के सामने आना चाहिए या क्या था, वो डिटेल्स मुझे भी याद नहीं है। But I think it was Justice Deepak Mishra and Justice Radhakrishnan, and they were just about to rise for lunch। Dr. Singhvi and Mr. Bhushan, all these were arguing a very important matter। I just went there right after this stood, वो खड़े हो गए थे। I said, my lords, I am here to mention this। I'm a 21-year-old lawyer। I don't have a godfather in the profession, and I was doing this matter where livelihoods are at stake, but because of these objections it's not being listed, there are lives at stake, and I would seek your indulgence। And they said, tell me what happened। I told them how it is stuck in the registry, what has happened, and there are serious article 14 issues, 19 issues, the illegal order of the high court। एंड मैंने ये भी बोल दिया, अपना अंडरडॉग वाला कार्ड भी कर दिया, क्योंकि मैं आई वाज जेन्युइनली एक्सैस्परेटेड जी कि हो नहीं रहा है, पूरी हमने कोशिश कर ली, लिस्ट नहीं हो रहा है। अगर इनकी सारी दुकानें टूट गई मेरे इनएक्सपीरियंस की वजह से जी और रजिस्ट्री के इनकम उसकी वजह से, ब्यूरोक्रेसी की वजह से, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो बड़ा इमोशनल भी हो जाता था उस समय, और आज भी हो जाते हैं जब हम अच्छे कॉज के लिए लड़ते हैं, जी तो एक अलग एब्सोल्युटली ही एनर्जी अंदर से आवाज आती है। तो वो आवाज आई, वो उन तक पहुंची, उन्होंने मुझे स्टे दे दिया। उन्होंने ऐसा वैसा नहीं बोला कि हाँ लिस्ट करेंगे उस दिन करेंगे। आई गॉट अ स्टे, डॉक्यूमेंटेड ऑर्डर आई कैन शो। आई गॉट अ स्टे, फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो आई पुश्ड बैक अगेंस्ट एनी एक्सेस। वो जब तक आपका हर इनजस्टिस पे, चाहे वो रजिस्ट्री का इनजस्टिस हो, चाहे समाज का इनजस्टिस हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे एमसीडी का हो, उस पर जब तक आपका दिल रैंकल नहीं करेगा, जी तब तक फिर वकीली किस बात के हम लोग हुए, जी अगर वो हमारे अंदर फील नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल उसको मैंने थोड़ा मेलो डाउन किया इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, ताकि आई एम नॉट जस्ट somebody who shouts, I'm somebody who's aligned with the judge। तो yeah, so pushback is important against any sort of injustice that you see, including but not limited to the registry जी injustices। जी जी इसमें इसमें इतनी बड़ी आपने बात की कि ऐसा ऐसा वाक्य हम बहुत लोगों के साथ होता है। आपने इतना अपना अपनी बात साझा की, और एज यंग लॉयर्स मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे क्लाइंट्स के लिए अर्जेंट हेयरिंग में जाना पड़ा, और मेंशन करना पड़ता है क्योंकि चॉइस नहीं होती। लोग कहते हैं अरे मत जाओ, जज साहब नाराज़ हो जाएंगे, ये है वो है। तो दुष्यंत कुमार जो हमारे प्रसिद्ध कवि रहे हैं, उनकी मुझे 2-4 पंक्तियाँ आपसे साझा करूँगा जो इस बात पे एकदम मेरे ख्याल से आप भी वाकिफ़ होंगे उनसे। वो कहती हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश ये है कि हर हाल में सूरत बदलनी चाहिए। और उनकी एक और पंक्ति है जो कहती है कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। तो ये जो Fantastic। लॉ की जो मशाल है, ये जो लॉ की आग है, चाहे आपके सीने में हो, चाहे मेरे सीने में, चाहे जो हमारे व्यूअर्स हों, इसको हमेशा जलाए रखें, क्योंकि जो न्याय की जो प्रणाली है
जब भी आप किसी का अन्याय होते हुए देखते हैं, और हम तो मतलब वी आर द लास्ट बैशन एंड लास्ट होप ऑफ सो मेनी पीपल व्हेन दे कम टू अस, व्हेन दे अप्रोच अस, और इसलिए जो पूरा वकील साहब का जो तबका हमें दिया जाता है, जो इज़्ज़त दी जाती है, वो बहुत बहुत नफासत से और बहुत ट्रस्ट से ये चीज़ें हमें बोली जाती हैं। तो जो भी बच्चे इसको सुन रहे हैं, जो कल वकील बनेंगे या जज बनेंगे या सीनियर एडवोकेट बनेंगे, कुछ भी काम करना चाहें, जस्टिस की जो लॉ है, जो मशाल है, इसको आप लगातार जलाए रखें, ये मेरी उम्मीद है। और इसके साथ मैं आपके नेक्स्ट फेज़ पे आना चाहूँगा आपके करियर के, जहाँ आपने डिसाइड किया कि आपको अपनी काउंसिल प्रैक्टिस शुरू करनी है, आपको इंडिपेंडेंट होना है। आप जज भी बन चुके थे, पार्टनर भी आप बन गए इतनी बढ़िया फर्म में, और फिर अब आपने सोचा कि काउंसिल प्रैक्टिस शुरू की जाए, तो उसका जो एक माइंड मेकअप रहा। और अगेन माई रिपीट क्वेश्चन कि वॉज इट ईजी और वॉज इट टफ? Again, a bit of both, and in fact, everything is tough before it is easy. Let me put it जी that way. Right, वो easy हो जाता है because of how you navigate that decision and make it come to life. Initially जब सोच से शुरू होता है तो hard ही होता है because you haven't thought out modalities क्या होंगी, कैसे करूँगा, क्या structure होगा मेरी firm का या मेरी वकालत का, तो शुरू में तो tough ही है, but strategy, planning, thinking about it, visualizing, that's how I've tried taking my decisions in that sense. Of course बहुत सारा रोल इस चीज का भी होता है to be in the right place at the right time by the sheer randomness of things, right? जी Some people call it luck, some people call it something else, but my definition of luck has been when your preparation meets an opportunity. प्रिपेयर होके रहेंगे, तैयार रखेंगे सारी चीजें, अपॉर्चुनिटी आएगी, जब तो दोनों चीजें मिल जाएंगी तो वो लक बोलो, आप कुछ भी बोलो उस चीज को। जी तो वो कोशिश थी। अब जो 3-4 साल निकले एट लूथरा एंड लूथरा, ग्रेट ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छे मैटर्स मुझे मिले, जी सम ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मैटर्स ऑफ द फर्म मैंने किए। अब सवाल फिर ये आया कि मुझे कोर्ट में रहना ज्यादा पसंद है, दैट्स ऑब्वियसली द पैरामाउंट थिंग फॉर मी, बिकॉज दैट्स वेयर द लाइफ ऑफ अ एडवोकेट लाइज. I wanted to do more of that. At Luthra and Luthra, I was working on very complex matters, very, very interesting matters. But then again, that's essentially a slightly different role where sometimes you are just a solicitor, or the matter is so big that you are just doing one matter for 1 month because it's so intensive, it's जी so complicated. I wanted to do more again. I wanted to do different kinds of works, just that thirst for experiences and knowledge, and doing different things on your own. वो एक consideration था, wanting to be in court more. Second is I enjoy the art of advocacy, argumentation more than the what the less glamorous parts of law. Let me put it that way. There's a जी registry hai, objection जी hai. I I like to learn and spend most of my time focusing on the key areas of law where I can add value, or which would add value to me in turn. जी So that I wanted to my area to be more focused in that sense. That was one reason. In advocacy as a counsel practice, you understand, you get to work on issues. It's almost like a solicitor is your general physician who comes to then a consulting surgeon for a given issue, right? So getting briefed on a matter and being able to contribute to the identification of legal issues and just explaining it to the bench is something that gives me a high. This is what makes me happy. This is I was getting to do that a lot at Luther too, in terms of appearances, but not as much. Also, I wanted pro bono to be a very, very important part of what I do as a lawyer, जी because again, going back to my genesis, my father's genesis, we did a lot at Luther too, in terms of pro bono, but I wanted to do it differently, in the sense that which being independent as a lawyer allows you to do. आप कुछ causes ले सकते हैं which you think are socially very, very relevant, and so because the structure of the firm or the chamber is such, आप कर सकते हैं, that the commercial dynamics of a firm and a chamber are very, very different. I wanted to do those matters, also contribute to policy, and finally, and certainly not the least, I wanted to spend more time teaching. जी uh, I at the academies, judicial academies, police academies, different law colleges, other people that I work with. So I wanted to spend more time there too. I thought my own chamber would give me the flexibility to, have to be able to do this better, and get together, a team of like-minded, young lawyers who are aligned with that objective, that yes, we can do
complex commercial law matters, but at the same time we are keen to give back, and we do pro bono. And we are also extremely versatile, where we can argue a 302 on one day, and the next day we can do a commercial arbitration, and the next day we can do a service matter. So also to have that versatility, to add to myself and to be able to give back all that I've learned all these years. So these were the motivations of starting out on my own, and it's been less than a year, but and very very exciting journey. Yeah. जी, इससे एक तो मैंने आपको पहले भी बधाई दी, लेकिन फिर से देता हूँ कि किसी भी वकील के लाइफ में इंडिपेंडेंट होना एक जो सपना होता है, इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और एक जो सवाल बच्चे, यंग बच्चे आपसे भी करते होंगे, मुझसे भी करते हैं, और इस मंच के ज़रिए आप तक रखना भी चाहूँगा कि हाउ टू बिल्ड अ क्लाइंटल। आप तो जज भी बन चुके हैं, आपने फर्म के क्लाइंट्स भी देखे हैं, अब आपकी अपनी प्रैक्टिस भी है, तो ये सवाल बार बार पूछा था कि सर अगर हम इंडिपेंडेंट होना चाहें कभी, तो क्लाइंटल कहाँ से आएँ, हाउ डू पीपल गेट टू नो अबाउट अस। तो ये जो एक होता है कि कुछ चीज़ें तो मैं उनको बोल देता हूँ कि भाई आप अगर मेहनती हैं, आप ऑलरेडी अगर पीपल आपकी एक गुडविल बनी है मार्केट में, तो लोग आ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहूँगा हमारे यंग व्यूअर्स के लिए कि हाउ टू बिल्ड अ क्लाइंटल व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑन योर I think a client is a human being. He's a relation that you have, right? At the end of the day, it's about building relationships wherever you are. Your clients are people that you care about, and you should care about, because if you don't care about your client, or you completely can't stand the sight of him or her, you shouldn't be even doing this, I would argue. But just to focus on the question again, I think having a client or making a client is just in a lot of ways like making a friend, making a new relationship, and trying to add value, trying to, there is something that's missing in somebody's life clearly. वो किसी legal case में हो सकता है, या और कोई इनको problem है, आप उनको एक solution दे सकते हैं। आप you can make their lives better by your knowledge. That should be the philosophical basis of how you look at building a practice. To the more mundane matters, how do you get clients? Of course, as a lawyer, you don't advertise, you don't your best business development is what you do in court, at the end of the day. एक सबसे बड़ा endorsement एक लॉयर के लिए, यंग लॉयर के लिए, ये होता है कि आपका एक क्लाइंट है, वो आपको फिर सारे मैटर्स, क्लाइंट वो आपके साथ ही करना चाहता है। जी। योर रिपीट वर्क दैट यू गेट फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स, नंबर वन। सेकेंड इज व्हाट यू डू इन कोर्ट, वेर यू आर प्रिपेयर्ड and people see you argue. When you walk out of the court and other people walk out with you and say कि आपका कार्ड दे दीजिए, हमें भी आपसे ही कराना है। जी। तो वो VC पे आप कर रहे हैं, कोई चैट बॉक्स में आपको लिख रहा है that we just heard you argue this. I'm sure it's happened a lot of times to you, जी। where people say we would want to consult you for our case too. Why? Because you performed in court and you were knowledgeable, the judge respected you, you could add value, you were just good with what you do. That, I think, these are primary ways of building a client, and it's going to take time, बिकॉज इनिशियली आपके वो अपीयरेंसेस फ्यू एंड फार इन बिटवीन होंगे, आपको जी। रोज मौका नहीं मिलेगा अपना जौहर दिखाने का, और सब मैटर्स भी नहीं होंगे जहां पे आप दिखा पाए, कुछ जी। मिसलेनियस अपीयरेंस होगा या मैटर ही इंटरेस्टिंग नहीं है इतना। सो बट आपको हर मैटर में उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करना है, बिकॉज यू आर एज गुड और एज बैड एज योर लास्ट परफॉर्मेंस इन कोर्ट। Every matter you do is should be the matter for that young counsel, which is going to make your reputation and build your credibility in the market कि ये पढ़ता है, मेहनत करता है, ईमानदार है, अच्छे से करता है, does justice to the matters। ये रेप्यूटेशन बनेगी, धीरे धीरे चीजें ट्रैवल करेंगी, लोग आपके पास आएंगे, वर्ड ऑफ माउथ से आएंगे more than anything else। This is the best way to build a clientele according to me। There are other ways, you write a lot, of course writing is a good way to get noticed, where people know कि आपकी expertise है किसी area of law पे, आप कुछ नया लिख देते हैं drones के बारे में, नया लिख देते हैं IBC के बारे में, तो लोगों को पता है कि आप एक thought leader हैं। वो reputation भी बननी चाहिए, फिर वो एक नहीं जी। एक आर्टिकल से हो जाएगा या दो आर्टिकल से होगा, एक कंसिस्टेंसी से आपको लिखना पड़ेंगे कॉलम्स आपको, और वो भी आप ना इसी पर्पस से नहीं करेंगे कि मुझे क्लाइंटेल बनानी है। क्लाइंटेल बनना, इमेज बनना, क्रेडिबिलिटी बनना उसका बाय प्रोडक्ट है। आपको नॉलेज शेयर करनी है, हमेशा शेयर आप करेंगे तो आर्टिकल राइटिंग के प्रोसेस में आप अपने आप को भी सिखा लेते हैं बहुत चीजें, पढ़ाने के प्रोसेस में अपने आप को भी पढ़ा रहे होते हैं उस समय। जी। तो उस प्रोसेस से, उस स्पिरिट से लिखें, और उसके कॉन्सिक्वेंस, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस आपकी रेप्यूटेशन को ऐड करेगा, वो चीज होगी। आपको सीनियर्स मुकदमे देने लगेंगे, आपको जजेस एमिकस बनाने लगेंगे, आपको क्लाइंट रिपीट बिजनेस देंगे, तो वो चीजें धीरे धीरे होंगी। अब आप ये रिटर्न्स एक्सपेक्ट ना करें कि ओवरनाइट हो जाएगा, it जी। would take time, but the idea is to be at it,
whether the client has paid you 1 rupee or 1 lakh, you have to argue that matter with the same amount of persistence, with the same amount of hard work and brilliance, because that is your moment in the court where you get to shine and build a reputation. तो वो आपको करना है हर मैटर के लिए, चाहे वो प्रो बोनो ही हो, इनिशियली फ्यू ब्रीफ्स आपको नहीं आ रहे हैं बड़े ब्रीफ्स, उसी में अपना आप दिखाएं तो अपने आप आने लगेंगे और मैटर्स. और उसके अलावा व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, डोंट थिंक ऑफ वर्क एज स्मॉल और बिग ऑल्सो. इनिशियली आपको फेस टाइम चाहिए कोर्ट में, आपको मौका चाहिए किसी मैटर पे आर्ग्यू करने का या बिल्ड करने का, वो मौका ना छोड़े. ऑब्वियसली अगर आप आपके पास बैंडविड्थ नहीं है प्रो बोनो करने के लिए, तो वो एक अलग इशू है, आपको जो जी सीनियर के साथ काम करना है. बट अगर कहीं आपको लगता है कि आपको विजिबिलिटी मिल रही है किसी अच्छे मैटर में, तो जरूर लें. लेट फाइनेंसेस टेक अ बैक सीट, बिकॉज वो बहुत इंक्रेडिबली ऐड करेगा वैल्यू टू योर प्रोफाइल एज अ लॉयर. So these are some of my thoughts on sort of how to succeed in that sense. नहीं, वेरी वेरी वैलिड पॉइंट भरत, जैसे आपने बताया कि, और मैं तो कहूँगा कि लिटिगेशन की जो प्रैक्टिस है बड़ा स्टॉक मार्केट की और म्यूचुअल फंड की टाइप है. दैट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. कभी आपको मौका मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी उतार कभी चढ़ाव. तो ये तो जीवन की कहानी है, ऐसा रहता ही. आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि आप अकेडमिकली इंक्लाइंड हैं, आप लेक्चर डिलीवर करते हैं जुडिशल अकेडमी में, पुलिस अकेडमी में, यंग लॉयर्स को, यंग लॉ स्टूडेंट्स को. मेरा एक सवाल ये है कि आप बतौर जज भी थे, तो आपने अपनी अकेडमी की बड़ी तारीफ़ की, सराहना की उसकी, कि कैसे ट्रेन और कैसे गाइड किया जाता है यंग जजेस को जब वो आते हैं जुडिशरी में. ऐसी पुलिस अकेडमी में, ब्यूरोक्रेसी में ये लेक्चर होते हैं. पर हमारे बार में मैं देखता हूँ इसका कहीं ना कहीं अभाव है, जहाँ पे यंग लॉयर जब स्टार्ट आउट करते हैं तो ऐसी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे हिसाब से अभी तक नहीं है. कुछ शायद एक दो बार में हो अक्रॉस द कंट्री, वेरी वो भी पैंडमिक की वजह से मेरे ख्याल से वो भी काफ़ी हद तक फिजल आउट कर गई है. तो एक स्ट्रक्चर हम कैसे डेवलप कर सकें कि जो यंग बच्चा आ रहा है, जो लिटिगेशन जिसके ड्रीम है, जो परसू करना आता है, बिकॉज यू नो इट एंड आई नो इट्स अ वेरी वेरी टफ फील्ड टू वन टू सस्टेन एंड टू मेक योर मार्क. शुरू के 10-20 साल तो अपने आप को सस्टेन करने में लग जाते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने में लग जाते हैं. और ये हमारे नहीं, जो हमसे बड़े बड़े बुजुर्ग वकील हैं जिनकी 40-50 साल की प्रैक्टिस है, वो भी यही फ़लसफ़े देते हैं. तो कैसे बार का इसमें, या बार काउंसिल का, या बार एसोसिएशन का, या यंग लॉयर्स का इसमें क्या आपके हिसाब से रोल होना चाहिए, भाग होना चाहिए, जिनके पास ना जुडिशल अकेडमी जैसी बैंडविड्थ है, ना पुलिस अकेडमी जैसी बैंडविड्थ है, ना ब्यूरोक्रेसी जैसी बैंडविड्थ है, कि यंग बच्चों को हम उतना सशक्त कर पाएँ, उनको एम्पावर कर पाएँ. जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो मैं इस वक्त जुडिशल एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ. तो हम कैसे वो कंट्रीब्यूट करें कि जो बच्चा आए उसके लिए, उसको भी वो सीखे कि भाई अगर वो आर्बिट्रेशन करना चाहे, या सीपीसी समझना चाहे, या सीआरपीसी समझना चाहे, इसकी बारीकियाँ समझना चाहे, क्योंकि समझेगा नहीं तो कच्चा वकीलों के कोर्ट में जाएगा बेचारा, जैसे डांट खाएगा, क्लाइंट उसको छोड़ देगा, क्लाइंट छोड़ेगा तो पैसे नहीं कमाएगा, पैसे नहीं कमा तो इसलिए वो, तो ये मतलब इट्स अ विशियस सर्कल. तो इसके लिए मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि हाउ कैन वन एज अ फ्रेटर्निटी और एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट इन दिस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू. बड़ा ही अभाव है मेंटोरशिप का, सॉफ्टवेयर स्किल्स का. बहुत ही गैप है कॉलेज में और कोर्ट रूम में. नॉलेज गैप है, स्किल गैप है. continuing legal education जैसा कुछ institutionalized है नहीं, which would ensure people keep learning. Law schools have mushroomed all over the place. We just start churning out too many lawyers, जी and quality control नहीं पहले हो पा रहा है at the law school level. Law school में क्या पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, that quality we are not able to control. Obviously it needs a complete rethinking in how we are teaching law students, and then of course to the practicing lawyers. I'll first just spend a minute on law schools. Law schools may be clinical legal education, all of these are just words that we've heard for so long. जी How many law schools are today teaching young budding judges to write a judgment? Or when a majority of people coming out of law schools want to be judges, want to be prosecutors, what is the law school telling them about being a prosecutor, being a judge? What are the skills required? Starting that mentorship early. What are they teaching them about in-house counselship? There's so many people who want to become in-house counsels, but are we even telling them what it means in law school? जी Most people don't get to know what a general counsel is in law school. That's where it should start, of course, because it has the same problem as India's problem. Either it is a demographic dividend or a demographic liability. It can be your biggest asset and can be your biggest saturation and problem जी. point. So that's for law schools. On in terms of practice also, I think the bar council and associations should structure it where, yes, there are modules. If you become a lawyer, then you have to sort of come back to some sort of academy, call it the Academy of Lawyering or something like that,
to talk about cross examination, affidavit है कैसे tender करते हैं court में, exhibit कैसे mark करते हैं, secondary evidence, primary evidence, 65B का certificate, all of these things need to be taught, because not everyone has the benefit of having seniors. Not everyone has the benefit of social capital, contacts, internships. Most people don't have it, except the top 5% or 10%. Most people don't have that sort of guidance, and then they struggle, as you said, in that vicious circle. So let's, it needs to be a school of continuing legal education. I don't know, you make it a credit course like you do in CS and CA. I don't know how effective that it is or what shape it would finally take, but a definite need to sort of do that. I mean, and more practicing lawyers, should be involved in that initiative, where they bridge the distance between academia and courtroom. And I mean, you and I and bunch of our colleagues, we try doing as much as we can, in terms of practice, but a more structured approach to this is very, very important. Like when there are judicial academies, when there's police academy, why can't there be an academy for lawyers, which is dispensing those skills by getting the best legal minds in the country? And we have great talent. We have some of the best lawyers and judges in the world. Absolutely. Right? And one of the best legal systems in the world, like our jurisprudence in terms of constitution. I don't think any other court has the power to sort of make a constitutional amendment unconstitutional. Things like those, we're so advanced, in terms of law, but somehow that knowledge, that competency is not trickling down to 90%, 80%. I mean, we try to do as much as we can. Again, I'm sure you get thousands of internship applications yourself. We take as many as we can in a given month, and part. And I'm amazed and delighted and saddened at the same time by looking at my inbox, on a day-to-day basis, where I see so many people are looking for guidance. And there's so little that you can do. You can write as many columns, you can do as many webinars. There has to be some way in which we start this discourse and do it on a larger scale, and just be a part of the solution. Yeah. Let's hope at least आई नो दैट आप बहुत कुछ कर रहे हैं और हम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ होते रहे, इसलिए हमने चैनल की शुरुआत भी की कि यंग बच्चों तक बहुत लोगों की आवाज़ पहुँचे और कुछ अच्छा सीखें, और धीरे धीरे हो सकता है कि हम जैसे लाइक माइंडेड पीपल इस पर कुछ कोर्सेज दे सकें, कुछ बच्चों को सिखा सकें, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है आई थिंक इट्स अ ग्रेट लेवल, बच्चों को सिखाया जा सकता है। जिसको सीखना है सीखेगा, जिसको नहीं सीखना वो नहीं सीखेगा। जैसे पुरानी कहावत है ना कि आप एक सोए इंसान को जगा तो सकते हैं, पर जो सोने का नाटक कर रहा है, जो सोने का अभिनय कर रहा है, उसको जगाना बड़ा मुश्किल है। बट हैविंग सेड दैट, मैंने आपका इतना समय लिया, लेकिन जाते जाते मेरा एक पेनल्टीमेट क्वेश्चन आपसे और है कि हम संक्रमण के दौर में सभी जी रहे हैं, बड़ा ख़तरनाक दौर चल रहा है। इसमें वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस और वर्चुअल कोर्ट्स एक रियलिटी बन गई है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है वर्क फ्रॉम होम को और वर्चुअल कोर्ट्स को लेके? एंड गोइंग फॉरवर्ड, डू यू थिंक वी शुड अडॉप्ट अ हाइब्रिड मॉडल, और should we focus on making the last mile justice delivery a reality in this country by at least trying कि digitization देश के कोने कोने तक पहुँचे, लोगों को न्याय मिल सके, ट्रायल लोग घर से बैठे बैठे कर सकें? I know it's not rocket science, it's a matter of willpower of the judiciary and of the executive and even of the legislature to come together and find a common ground and find a solution. कोई भी अगर चीज़ इतनी मुश्किल होती तो शायद ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी आगे ना निकल पाती। तो I think time has come where India can lead, I think, in this aspect. So I would like to know your view on this. Somebody said that you cannot change the wheels of a moving car. So because of the pandemic, the car has come to a halt in a lot of ways. And I think this is a way to reimagine the wheels, reimagine the car, and change the way we do things. अब सारे commercial arbitration, सारे institutional arbitration अगर हो सकते हैं, वो तो कोई नहीं रुका. Everything's been continuing. So why can't our cases be, tried and continued? Problem again, this is again that a state run economy versus free market sort of an argument, right? Free market would find its way to combine demand and supply, but a state structure would always find it difficult to acclimatize and change and adapt. The systems have tried adapting, but I'm very, very disappointed in the way that we all have sort of dealt with this as far as the system is concerned. The courts cannot come to a grinding halt, period. Civil courts, criminal courts, no matter what the problem is. Yes, we've lost colleagues and there have been problems, but I think
with the right vision of, digitizing, getting private players on board, something as simple as, why can't we have a tendering process? And I'm just thinking, off the cuff, why can't we जी have a tendering process where every conceivable file is, scanned and put up on a cloud that is accessible to the councils and to the judges? And I'm sure there are many private companies that have that sort of a competency, and they can do it. It's just a matter of, putting that public procurement thing in process and getting that done. That hasn't happened, unfortunately. For the longest time, we didn't hear any matters. Then we जी heard urgent matters. Then only bails and injunctions. Today also, there's absolutely no clarity on when we would be hearing the rest of the matters. Not only has it caused great problems for the lawyers, the young lawyers, but people who've been deprived of justice, who are now looking at extra legal means to resolve their problems. So जी that's a huge problem. But I again, every crisis is also an opportunity in that sense. uh, very important for us to reimagine the way we run courts. Trial क्यों नहीं हो सकता VC पे? Arbitration में अगर cross examination हो सकता है तो यहाँ भी हो सकता है. Just let's look at nodal officers. Let's look at creating more kiosks where people can go to their nearest district court and get their एब्सोल्युटली deposition recorded there. एक जी court officer हो, cameras better हो, uh, uh, all these things can be achieved, not rocket science at all. WhatsApp से हम सर्विस कर रहे हैं, ईमेल से सर्विस कर रहे हैं, सारी चीजें हो सकती हैं. ऑब्वियसली आप कुछ जो काउंसिल्स होंगे जो कि थोड़े से मतलब टेक्नोलॉजी से कंफर्टेबल नहीं है, उनको बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस वुड हैव टू हेल्प देम गेट अप टू स्पीड विद दोज. हाइब्रिड हो, या पार्ट फिजिकल हो. आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स इट्स अबाउट द विल to come up with a solution, and the incentives to come up with a solution. A free market structure, a private corporation would have incentive to adapt. With bureaucracy where justice is nobody's business, right? Nobody's problem personally. The people, the powers that be are happy with the way things are. Certain section would be happy with that complacency where the status quo is comfortable. Again, it has to be a push. And the bar associations and bar councils have always been the pioneers of change, right? Have pushed for change and all of those things. I think you push harder and get the system started, whether hybrid, whether totally in a form that is accessible and level for everyone. I think we just need to just look at it harder. Maybe the problem is the voices that have an impact. Again, the top creamy layer are people who are finding it easy, who are finding it even better than physical court in that sense, जी and are not pushing back or pushing for change at all. And the people who are actually pushing are not able to find their voice in the whole system and are not able to make the wheels churn. So it's a crisis, it's an opportunity. Let's reimagine a better litigation world. Hopefully. जी जी बहुत बढ़िया बात है आज आपने हमसे की और इतना वक्त दिया आपने, अपना वैल्यूबल टाइम हमको दिया। एक तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जैसे कि हम हमेशा एज अ मैटर ऑफ कस्टम हमेशा अपने गेस्ट से ज़रूर पूछते हैं कि हमें क्लोजिंग कमेंट्स हैं हमारे यंग व्यूअर्स को। और जब मैं यंग व्यूअर्स की बात करता हूँ, मेरा मतलब यहाँ सिर्फ यूथ से नहीं है, मेरा मतलब उन लोगों से भी है हु आर यंग इन माइंड एंड यंग एट हार्ट। तो उनके लिए कुछ क्लोजिंग कमेंट्स हैं। I there's just there's one thing that I've broadly learned, all these years, that again, there's absolutely no substitute for hard work. There are things that you can achieve that you don't know that you're capable of. And but all of that, at least in the legal profession, is going to come through knowledge. We are a profession that's based on knowing things and being able to communicate them. And not just law, it's about knowing life, knowing social sciences, knowing psychology, knowing economics, being a more well-rounded individual who has a worldview, who has a vision. And that should be your vision, where you are a statesman, you are a person who has the ability to craft a solution for the society's problem. You have an ability to engineer society and make it, in a or envision it in a shape that is just and equitable. So your commitment to the constitution, your commitment to justice, your heart being rankled at injustice, your capacity to work really hard, your creativity, your reading. Readers are leaders, especially in this profession, which is based on knowledge.
And yes, I mean that's all it is. It's not suits, it's not the glamorized versions that you see on sitcoms. It's the library, it's reading, it's hard work that would get you places, and all of this investment that you make in the initial few years is going to pay you for the rest of your life, many times over. And you will be an asset not only to yourself but for the country at large. And that's the beauty of the legal profession, that it allows you to sort of do that. So yeah, thank you very much for having me. Loved having this conversation. The time just flew by. जी नो, थैंक यू सो मच फॉर एक्चुअली बीइंग ऑन द शो एंड जब इसको हम जब भी करेंगे, आई एम श्योर लॉट ऑफ यू नो योर यंग ऑडियंस, योर फैंस आर गोइंग टू वॉच इट एंड लर्न अगेन फ्रॉम यू. आई हैव लर्न सो मच स्पेंडिंग दिस क्वालिटी टाइम विद यू. एंड हैविंग सेड दैट, जैसे कि आपने बताया, इतनी सारी आज आपने बढ़िया बढ़िया बातें रखी, अपने करियर की, अपने इनिशियल स्ट्रगल्स की. स्ट्रगल्स तो खैर लाइफ में मैं समझता हूँ कभी वकालत में ख़त्म ही नहीं होते, चलते ही रहते हैं. पर जो इनिशियल स्ट्रगल जिस तरीके से आपने उनसे जूझा, उन पर आपने तरक्की पाई, उसके बाद आप जज बने, जज बन के आपने बखूबी अपना रोल निभाया, उसके बाद आप पार्टनर और अब आप काउंसिल बन गए. तो ईश्वर से मैं कामना करता हूँ कि आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, आपको स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें. और साथ ही हमारे जो सभी दर्शक हैं, मेरी उनसे एक हमेशा एक अपील रहती है छोटी सी, कि अगर आपको हमारे चैनल समझ आता हो, पसंद आता हो, आपको लगता हो इसमें हम काम की बात कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ पॉलिटिक्स या पॉलिटिसाइज नहीं किया जा रहा, चीज़ों को चटपटी ऐसी मिर्च मसाले वाली गॉसिप नहीं दी जा रही, और काम की बात है, इससे आप कुछ सीखें, हमारा लीगल सिस्टम सुधरे, समाज सुधरे. तो बड़ा सरल तरीका है, आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं. एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून.